चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पूरा चैप्टर इसी के अराउंड घूमेगा। इन दो बातों के अलावा, इन दो पॉइंट के अलावा कोई बात नहीं होगी। या तो फील्ड निकलवाएगा चार्ज से, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज से, या डाइपोल से। डाइपोल वैसे सिस्टम ऑफ चार्ज ही है, तो इसमें तुम्हें चार्ज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। हम एक चार्ज से फील्ड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 से बिल्कुल, 3 से बिल्कुल, 4 से बिल्कुल, डैश डैश n से। अकेला चार्ज तो चार्ज और मल्टीपल चार्ज तो सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है। लेकिन जब एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिसमें 2 चार्ज हों, ऑपोजिट नेचर के हों, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से फील्ड, तो किस किस की वजह से फील्ड होगा? सिंगल चार्ज, मल्टीपल चार्ज और डाइपोल की वजह से। और जो आपका मल्टीपल चार्ज है इसी को हम बोल देंगे सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है ना। अच्छा, और क्या पढ़ेंगे जी? ठीक है, ये तो पढ़ेंगे हमने फील्ड के बारे में। फिर जो डाइपोल को जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर 2 फोर्स लगती हैं, क्योंकि डाइपोल में कितने चार्ज हैं? 2 चार्ज हैं। डाइपोल पर एक चार्ज है पॉजिटिव और डाइपोल पर दूसरा चार्ज है नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव पर तो फोर्स लगाएगा अलोंग और नेगेटिव पे लगाएगा अगेंस्ट, हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो कपल ऑफ फोर्स लग गई, इक्वल एंड ऑपोजिट लगेंगी, डिफरेंट पॉइंट पे तो क्या बन जाएगा? टॉर्क। तो अब आप क्या पढ़ोगे? टॉर्क। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब तुम किसी डाइपोल को रख देते हो तो उसमें क्या लगता है? टॉर्क लगता है। जब किसी बॉडी पर टॉर्क लगता है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब उसको रोटेट कराने की कोशिश की जा रही है या फिर वो रोटेट हो रहा है, हाँ है ना। अगर कोई चीज रोटेट हो रही है इसका मतलब एक तरह का क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर। वो किसी एंगल पे घूम रहा है ना। जब बॉडी आगे चलती है दैट इज कॉल्ड लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और जब बॉडी अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर दैट इज कॉल्ड। तो जब किसी पर टॉर्क लग गया और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि वर्क भी होगा? नहीं समझे तुम मेरी बात भाई। फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वर्क हो जाता है ना, पक्का ना। वो लीनियर वाला वर्क होता है। लेकिन अगर टॉर्क लगने से डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो वो भी तो वर्क होगा। और वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब आप इस टॉपिक में फील्ड, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी तक जाओगे। ठीक है। इसके बाद जो एक तरीके हैं ना निकालने के, हम कुछ डेरिवेशन करेंगे कूलाम्स लॉ से। उसको इजी करने के लिए कौन आ जाएगी? गॉस थ्योरम आ जाएगी। और गॉस थ्योरम तुमको पता ही है, उसमें 4 डेरिवेशन लगभग, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है ना। तो समझ में तुम्हें वैसे पता ही है कि पढ़ना क्या है। तो ज़्यादा बेसिक तो बात करूँगा नहीं, बस सीधी सीधी सी बात बोलूँगा। चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2। एक चार्ज होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। और पॉजिटिव में देखा जाए तो रिपल्शन पाया जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव में मतलब कि ये सीधी सी बात कह दें, और नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन। ठीक है ना। तो भाई ये तो हो गया लाइक चार्ज, ये भी लाइक है एक जैसी। तो लाइक चार्ज में और अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन। सही बात है। चलो जी, अब मैं तुमसे कह दूं कि रिपल्शन हो अट्रैक्शन है कुछ ही हो जी, है तो एक तरह की फोर्स। सही बात है। अगर फोर्स है तो इस फोर्स की 2 चीजें होंगी। एक तो होगा जी इसका मैग्नीट्यूड, हाँ या ना जल्दी बोलो, और दूसरी चीज होगी इसकी। तो ये तो हमको पता चल गया कि 2 चार्जेस के बीच में क्या लगती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन कितनी और किस डायरेक्शन में, इसको बताने के लिए कौन आया? कूलाम्स लॉ। ठीक है ना। कौन आया? स्पेलिंग सही है क्या? COULOMB। ठीक है ना, अब सही है। ओके, कूलाम्स लॉ। तो कूलाम्स लॉ ने क्या कहा जी? अगर आप किन्हीं 2 चार्ज का सिस्टम लेते हो या कहीं आप 2 चार्ज लेते हो, एक चार्ज है आपका Q1, दूसरा चार्ज है आपका Q2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, तो इनके बीच में क्या होगी? फोर्स लगेगी। मैं कहता हूं दोनों कैसे चार्ज ले लिए? पॉजिटिव। तो ये वाला चार्ज इस पर क्या लगाएगा? फोर्स। और ये वाला भी इस पर क्या लगाएगा? फोर्स। क्यों लगाएगा? क्योंकि इस वाले चार्ज का फील्ड वहां तक है। या मैं ये कह दूं कि ये वाला चार्ज इसके फील्ड में है। तो मतलब एक चार्ज के फील्ड के अंदर, एक चार्ज के फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो उस पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। सही बात है।
तो इसने इस पर फोर्स लगाई इधर को, सही बात है, रिपल्शन का मतलब ये होता है, और इसने इस पर फोर्स लगाई इधर को। अगर मैं कहूँ तुमसे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो जी इसने इसको रिपेल किया तो इधर को होगी, और इस वाले ने इसको रिपेल किया तो इधर को होगी, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। लेकिन नाम क्या होगा इन फोर्स का, ये बताओ, ये किस पर लगी ये वाली फोर्स, 2 पर लगी, किसने लगाई, 1 ने, तो इसको कहूँ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। ये कौन सा चार्ज है, पहला, पहले पर पहला खुद फोर्स लगाएगा, दूसरा लगाएगा, खुद पर खुद चार्ज फोर्स नहीं लगाता, ठीक है ना, क्योंकि अपना फील्ड अपने पर फोर्स नहीं लगा सकता। तो इस वाले चार्ज ने इससे फोर्स लगाई, नाम क्या हुआ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझ में आ गई बात तुमको, पक्का। अब हम आगे चल के वेक्टर फॉर्म में जानते हैं ये दोनों आपस में क्या आएंगी, बराबर आएंगी। और जब हमने कूलाम्स लॉ से फोर्स निकाली तो ये फोर्स कितनी आती है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये मत कहना जी कूलाम्स लॉ तो हमें करके दिखाओ, पक्का। अच्छा जी, बोर्ड में क्या सवाल बनेगा, भाई कह सकता है स्टेट कूलाम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। ये कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म, वेक्टर का कोई जिक्र नहीं हुआ। अच्छा जी, वेक्टर फॉर्म करनी हो तो क्या करें जी, सब पर वेक्टर लगा दो जिस पर लगाए जा सकते हो। अब सवाल ये उठता है जी, ये कौन डिसाइड करेगा किस पर वेक्टर लगेगा और किस पर वेक्टर नहीं जी, वो क्वांटिटी खुद करेगी। जैसे क्या, मैं तुमसे कहता हूं F बराबर m में, तो कह दूं ये सही है, नहीं, क्योंकि मैंने मास पर गलत लगा दिया। क्यों, बिकॉज मास है स्केलर क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी स्केलर होगी उस पर वेक्टर नहीं लगेगा, और जो वेक्टर होगी सिर्फ उसी पर वेक्टर लगेगा। तो आ जाओ भाई, वेक्टर लगा दो फोर्स पे। चार्ज वेक्टर होता है क्या, नहीं, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। चलो जी, चार्ज भी 4 पाई एप्सिलॉन सब कांस्टेंट है, सिर्फ आर होता है ना, तो कह दूं आर वेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, ये हो गई इससे क्या, इसकी वेक्टर फॉर्म। लेकिन सुनो सुनो सुनो, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। क्या जी, चेंज ये करता हूँ, मुझे तो एग्जैक्ट चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या सीखनी पड़ेगी जी, वेक्टर फॉर्म सीखनी पड़ेगी। क्या तुमको वेक्टर फॉर्म आती है कूलाम्स की, कूलाम्स वेक्टर फॉर्म आती है, नहीं आती है, पक्का आती है। मैं तुमसे बोला था चैप्टर पढ़ के आना है, तभी फायदा है इसका, ठीक है ना। अच्छा जी, कूलाम्स वेक्टर फॉर्म में क्या हुआ था, मैं यहीं से बताऊंगा तुमको, क्योंकि वेक्टर फॉर्म और दोनों को एक साथ में बता दूंगा। इसने इस पर फोर्स लगाई कितनी, F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वेक्टर लगा दो। इसने इस पर फोर्स लगाई फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F12 है बेटा, इधर वेक्टर लगा दिया। अब मैं तुमसे कहता हूं इस पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस पर फोर्स लगी किस पर, Q2 पर, किसने लगाई, 1 ने, ऐसे लगाई ना, तो डिस्टेंस 1 से होगा 2, हाँ या ना, नहीं समझे तो मेरी बात। दूसरे पर फोर्स लगाई पहले ने, तो फोर्स तो होगी F21, लेकिन इधर को लगी ना, तो डायरेक्शन क्या होगी, R1 से 2। समझ में आ गई बात तुमको, डिस्टेंस की भी और फोर्स की डायरेक्शन भी वही होगी, ओके। अब मैं तुमसे कहता हूं इस वाले ने लगाई इस पर कितनी, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो लगाई ऐसे, तो डिस्टेंस क्या होगा, R2 से 1। समझ में आती है बात, नहीं आती है, पक्का ना। देखो मैं तुमसे अब 2 बात पूछता हूं, R12 क्या R21 के बराबर है बराबर ना है, तो मैंने डायरेक्शन पूछी तुमसे, मैं तुमसे पूछा क्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अच्छा, अब मैं तुमसे फिर दूसरा सवाल पूछता हूं, ध्यान सुनना, क्या R12 वेक्टर बराबर R21 वेक्टर है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने ये दिखा रखा है कि दोनों बराबर भी हैं और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, पर देखा जाए तो R12 तो इधर को है, 21 इधर को है, तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गलत है, पक्की बात है ना। जिसको वेक्टर फॉर्म समझ में ना आई हो शायद यहीं से नहीं आई होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, तो तुम्हारे पास R12 बराबर R21 हो गया और R12 वेक्टर बराबर माइनस के R21 वेक्टर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुमको नहीं लगता ये कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये कौन सी फॉर्म है, और अब जो आएगी वो आएगी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में बताना पड़ेगा ना 1 से 2 जा रहे हो, 2 से 1 आ रहे हो, समझ में आई बात। तो क्या सिर्फ अकेले R से काम चल जाएगा या R12 या 21 भी लगाने पड़ेंगे, समझ में आती है बात। भाई कॉपी मत करो, कोई जरूरत नहीं कॉपी करने की, इतनी सी जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है, ठीक है। कॉपी पेस्ट तो बथेरा मिल जाएगा, मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। आ जाओ, अब तुमसे कहता हूं जी, देखो किस पर फोर्स निकालें, तो मैं कहता हूं जी पहले पर निकालो।
पहले पर कौन लगा सकता है? दूसरा। तो बोल के बता, क्या बोलो? हाँ तो कैसे लिखूं? F12, इसका मतलब समझ गए ना? कहीं पे लिखा है FXZ, समझ गया? पहले वाले पर लिखते दूसरे वाला लगाता है। ओके, तो F12 वेक्टर की बात करूं बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके बीच में लग रही? पहले और दूसरे के, तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। हाँ, 1 पर लगी ना, 2 ने लगाई तो डिस्टेंस ये वाला होगा, तो 2 1। समझ में आ गया? रटने वाली बात करूं तो अगर यहाँ 1 2 है तो डिस्टेंस में क्या आएगा? 2 1 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात तुमको? पक्का ना? अच्छा जी, अब सवाल ये उठता है डायरेक्शन कौन सी लें? भाई साहब फोर्स किधर लग रही? इधर को, तो R से 2 1 की तरफ लग रही है ना, मतलब 2 से 1 की तरफ को, तो इसकी डायरेक्शन होगी R21 कैप। जी आपने कैप क्यों लगा? बिकॉज कैप इज अ यूनिट, वो R21 कैप इज अ यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ओनली इंडिकेट डायरेक्शन। तो R21 की खुद की वैल्यू क्या है? 1, 0 मत कह दियो। R21 कैप की खुद की वैल्यू क्या है? 1। तो ये आया क्यों? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। मतलब जी देखो, मान लो कहीं पर लिखा है 2, स्केलर है वेक्टर है, कहीं पे लिखा है 2 आई कैप, स्केलर वेक्टर है। क्यों? आई कैप की क्या वैल्यू है? आप बोलोगे 1, और इसने आई कैप ने क्या इंडिकेट करा? तो सिर्फ एक्स एक्सिस को इंडिकेट करा कि आप 2 यूनिट गए या 2 यूनिट हैं, किधर की तरफ? एक्स की तरफ। तो इसीलिए ये वैल्यू खुद में क्या है? यहां तक ये वैल्यू क्या है? स्केलर वेक्टर, स्केलर। लेकिन इसके लगते ही क्या लग गया? क्योंकि इसने क्या इंडिकेट कर दिया? जैसे ये 2 अपने आप में क्या है और आई कैप क्या है, तो इस आई कैप की वजह से वेक्टर है, और आई कैप की खुद की वैल्यू क्या है? 1, बिकॉज इट इज कॉल्ड यूनिट। अब उम्मीद करूंगा तुमको यूनिट वेक्टर तो आता ही होगा जी। यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई साहब? अगर मैं तुमसे कहूं यूनिट वेक्टर है आपका ए कैप, तो इसका मतलब होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड्यूलस में भी लिख सकते हो। तो अब मैं तुमसे कह दूं F12 वेक्टर बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 की पावर 3 R21 वेक्टर। हाँ या ना? समझ में आ गया? क्योंकि मैंने पता क्या कर दिया, मैंने R21 कैप को लिख दिया R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, और वो मल्टीप्लाई करें 3। ये क्या थी भाई साहब? इसकी वेक्टर फॉर्म। क्या आप आप F21 में निकाल लोगे? आप पता आप क्या पाओगे जी? बिल्कुल सेम आ रहा, पर पता क्या अंतर रहेगा? अंतर रहेगा ये फोर्स ऑन 2/1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर Q1 Q2 अपॉन, भाई ये 2 1 है, वहां क्या आएगा? वेक्टर क्या आएगा? नहीं कुछ नहीं, ये तो स्क्वायर आएगा। अब आएगा R12 कैप, कैप हटाओ वेक्टर बनाओ, तो R12 वेक्टर और पावर हो जाएगी 3। समझ में आई बात? नहीं आई? तो ये आपकी होगी कौन सी फोर्स जी? जो 2 पर लगाई 1 ने, ये कौन सी? 1 पर लगाई 2 ने। तो एक तो हमने 1 पर लगाई 2 ने, ये भी निकाल ली, और दूसरी हमने ये भी निकाल लिया। हमने क्या देखा? हमने देखा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, Q1 Q2 दोनों में है, R21 की पावर 3, ओहो R12 की पावर 3, लेकिन ये तो बराबर है, R12 R21 तो बराबर ही है। आप बोलोगे नहीं जी ऑपोजिट है। अरे भैया ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही नीचे, तो ये क्या है जी? R12 वेक्टर, और ये क्या है? R21 वेक्टर। दोनों एक दूसरे क्या है? ऑपोजिट एंड इक्वल। तो आप जानते हो कि या तो आप R12 की जगह 2 1 कर दो, मतलब एक को बदल दो। तो आपने क्या उठाया जी? आपने 1 2, जहां भी R12 दिखा वहां R21 कर दिया, और जहां R12 वेक्टर दिखा वहां -R21 वेक्टर। समझ में आ गया ना? तो अब आपने इसको क्या लिख दिया? F21 वेक्टर बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 की पावर 3, और R21 वेक्टर माइनस यहां आ गया। सही बात है? तो ये क्या हो गई? दोनों की वेक्टर फॉर्म हो गई। अब आपने क्या देखा? ये क्या है? F12 वेक्टर। ओके, ये देख लो अच्छे से, और अब इसको देख लो अच्छे से। क्या ये और ये दोनों बराबर ना? बस जी माइनस ही तो आ रहा, तो कह दूं कि इसको F12 वेक्टर मैं वहां पुट कर देता हूं, तो कह दूं F21 वेक्टर बराबर माइनस तो है ही बाहर F12 वेक्टर। ये बोर्ड में आया हुआ है। क्या कहा गया था कि ये, अच्छा ये क्या दिखाता है कि दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, एक्शन एंड बट इन ऑपोजिट। कौन सा लॉ है न्यूटन का? कहता है कूलाम्स लॉ को न्यूटन के, मतलब कूलाम्स लॉ को कूलाम्स लॉ से
न्यूटन का थर्ड लॉ प्रूफ कीजिए। आया हुआ सवाल है बोर्ड में, वेक्टर फॉर्म आई हुई है बोर्ड में, कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट आया हुआ है बोर्ड में। एक चीज और आती है यहां से, क्या आती है जी? आपने एक चीज पहली बार देखी, क्या क्या क्या? ये परमिटिविटी। वो पूछेगा, क्या कहेगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। कर लोगे नहीं कर लोगे? जिसकी भी आपको परमिटिविटी निकालनी होती है उसको क्या कर लो? अलग कर लो। चलो मैं तुमको परमिटिविटी बता देता हूं, ठीक है। पहली बार परमिटिविटी को मैंने कहां देखा? F इक्वल टू 1/4 पर देखा। आपको ये चाहिए ना, तो इसको आप अलग करो, ठीक है भाई। अब आपने कहा एप्सिलॉन नोट बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 F इंटू आर स्क्वायर। रखो यूनिट, मैं यूनिट की बात कर रहा हूं, यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट बराबर है कांस्टेंट, ओके, कूलाम 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 स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, हाँ या ना भाई साहब? एक नंबर में आ जा। व्हाट इज द यूनिट? डायमेंशन निकाल लोगे। जो डायमेंशन की बात करें, कूलाम का मतलब हो गया a स्क्वायर t स्क्वायर, सही बात है, कूलाम स्क्वायर, अरे हाँ या ना? अच्छा, अपॉन में न्यूटन क्या होता है? ml t-2, हाँ या ना? अच्छा जी, ये क्या मीटर स्क्वायर, तो L2। कोई दिक्कत वाली बात तो ना कर लोगे? ना कर लोगे पक्का? अच्छा, मैंने आपको कितने नंबर का बता दिया जी? वेक्टर फॉर्म आ जाते हैं पूरी प्रूफ करने के लिए 2 या 3 नंबर में। वेक्टर फॉर्म पूछ लेते हैं 1 नंबर में। स्टेट बायो सॉर्ट कह रहा, स्टेट कूलाम्स लॉ पूछ लेते हैं 1 नंबर में। यूनिट पूछ लेते हैं किसकी? परमिटिविटी की, 1 नंबर में। डायमेंशन पूछ लेते हैं। समझ में आ गई बात तुमको? पक्का ना? यहाँ से तुम्हारे कौन से सवाल कवर होते हैं? शॉर्ट्स क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हारे 1-1 नंबर के होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। अभी उससे ऊपर हम नहीं गए, ओके। ये था आपका किसके बारे में? पूरा कूलाम्स लॉ के बारे में। अब किसकी बात करेंगे? फील्ड की बात करेंगे, ठीक है भाई, ओके। बात करते हैं फील्ड के बारे में। सुनो बेटा, पहली बात, फील्ड होता क्या है जी? फील्ड होता है किसी का एरिया। किसी का एरिया कैसे भाई साहब? एक कुत्ता भी होगा ना, उसका भी एक एरिया होता है अपना, ठीक है ना। उसका हिस्सा, मतलब उसका एक तरह से कब्जा होता है कि मेरा फील्ड है, ये मेरा रीजन है, मेरा क्षेत्र है, इसमें तू कैसा है, मेरा एरिया है, ठीक है ना। तो हर चार्ज, हर मैग्नेट, दुनिया की हर चीज़ है, कहीं ना कहीं तक इफेक्ट होता ही होता है। जैसे हमारा भी कहीं तक कोई ना कोई रीज़न होगा कि ये हमारा क्षेत्र है। तुम्हारे पापा की अपनी खुद की ज़मीन है, इसमें हम करेंगे जो हम कुछ ही करें, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फील्ड, मतलब मेरा इफेक्ट वहाँ तक दिख जाएगा। जितना गनी भाई का एरिया, हाँ होता है, नहीं होता है? हाँ, तो कहता हूँ मेरे एरिया से बाहर की बात है, मैं वहाँ कुछ नहीं कर सकता। ऐसे पुलिस स्टेशन का एरिया होता है कि वो कैंट के एरिया वाली है, इसके एरिया वाली है, ठीक है ना। चलो, तो ऐसे अगर एक चार्ज के सराउंड, एक चार्ज के अराउंड वो 3D स्पेस, मैंने एक वर्ड बोला, क्या बोला मैंने? 3D स्पेस। अब ये 3D स्पेस का मतलब क्या है जी? देखो, मैं कहता हूं जमीन मेरी, जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर, हर तरफ फील्ड होगा। दैट इज कॉल्ड वो रीजन जहां किसी चार्ज के अराउंड जहां तक मेरा इफेक्ट हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज कहता है मेरे अराउंड या मेरे सराउंडिंग जहां तक भी मेरा इफेक्ट हो, ऊपर नीचे, मतलब हर तरफ, पूरे 3D स्पेस में, उस रीजन को बोलूंगा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अच्छा जी, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ओके। इस पॉजिटिव चार्ज के पास में चेक करने के लिए, जब भी तुम्हें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, तो क्या करोगे जी? हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे जी। नहीं समझ में आई बात? समझ में अब आएगी। मान लो एक मैग्नेट है, क्या? एक मैग्नेट। मैं देखना चाहता हूं कि इस मैग्नेट का इफेक्ट यहां तक है या नहीं है, तो तुम क्या करोगे जी? वहां मैं कोई एक टेस्ट बॉडी रखूंगा या टेस्ट पार्टिकल, जैसे क्या जी? मेरे पास एक छोटी सी लोहे की कील होगी, वो रख दूंगा, है ना। लेकिन मैं कहता हूं तो एक पास एक छोटी सी मैग्नेट है, तो वो रख सकता है? हाँ जी बिल्कुल। अगर छोटी सी मैग्नेट को, मतलब टेस्ट मैग्नेट को, इसने अट्रैक्ट कर लिया या रिपेल कर दिया, तो आप बोलोगे इसे फील्ड के अंदर है। समझ में आई बात तुमको? आप थोड़ा और दूर ले गए, आप बोलो यहां तो है ही नहीं, पर यहां तक तो थी। और पास ले गए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। क्यों? आप जितना पास लाओगे फोर्स उतनी ज्यादा लगेगी, जितना दूर जाओगे फोर्स उतनी कम लगेगी। तुमको नहीं लगता डिस्टेंस के साथ इनवर्स का रिलेशन है, डायरेक्ट का रिलेशन है? इनवर्स का रिलेशन है। बहुत बढ़िया। तो चलो जी, टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको समझ में आ गया? वो रीजन जहां तक कोई चार्ज फोर्स लगा सके या किसी चार्ज का इफेक्ट, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अच्छा ठीक है जी। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या आता है? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। 1 नंबर में आ जाता है, वरना इसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है इसी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, चलो जी,
ये आपका एक चार्ज हो गया, ठीक है जी, प्लस का क्यू चार्ज है। और क्या है जी, इस पे मुझे एक पॉइंट पी पर मुझे यहाँ फील्ड बताना है कितना होगा। मैंने बोला फील्ड कितना होगा, मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, यही तो कहना चाह रहा हूँ। और स्ट्रेंथ के लिए हम क्या वर्ड लेके आए, इंटेंसिटी। क्या लेके आए, तो स्ट्रेंथ कह लो या इंटेंसिटी कह लो, एक ही बात है, ठीक है भाई। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पॉइंट पी पर, जो कि कितनी डिस्टेंस दूर है, आर मीटर दूर है, आधा मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है ना, या 10 सेंटीमीटर दूर, तो ये चार्ज हो गया। इसका इस पॉइंट पी पर कितना इफेक्ट है, इस पॉइंट पर फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ या कितनी इंटेंसिटी है, वो फाइंड करेंगे। तो वो कैसे होता है जी, आप मेरी बात सुनो। अगर आपको किसी चीज की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी जाननी है तो क्या करोगे जी, उसके पास एक मैग्नेट रख देंगे, मैग्नेट के पास। अच्छा, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि वहां स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां स्ट्रेंथ ज्यादा है? आप बोलोगे फोर्स से पता चलेगा कि मान लो मैग्नेट के जितना पास जाओगे वो उतना ज्यादा फोर्स लगाएगी, हाँ या ना, ज्यादा लगाएगी ना। और जितना ज्यादा फोर्स लगाएगी तो आप बोलोगे वहां फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग है, और जितनी कम फोर्स लगाएगी वहां फील्ड उतना वीक है, हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। तो अब मैं कहता हूं जी, बताओ नंबर 1, और ये क्या, यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखता हूँ, नंबर 2, बताओ कहाँ फील्ड की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी, नंबर 1 पे या नंबर 2 पे? कैसे पता चला? ना 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 ना, यहां फोर्स ज्यादा लगी, फोर्स ज्यादा लगी। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। और पास लाओगे जी, हाँ तो बहुत ज्यादा है, समझे नहीं समझे? तो तुमने फोर्स से अंदाजा लगाया ना, तो मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज, समझ में? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि एक टेस्ट चार्ज जितनी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हम बोलेंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा। सही बात है ना। इंटेंसिटी को मेजर कर लिया तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले जी, हम निकालेंगे फोर्स। क्या निकालेंगे? फोर्स निकालेंगे। चलो जी, आर डिस्टेंस है। अब हम चाहते हैं कि हमें इस पॉइंट पर क्या मिल जाए, फोर्स मिल जाए। चलो ठीक है, पहली बात ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, रिपल्शन, फोर्स लग गई रिपल्शन की। तो F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, हमें क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये बराबर होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कोई दिक्कत तो ना। फोर्स कितनी लगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आर अपॉन में क्यू नोट। ये गया यहाँ, कैंसिल आउट होएगा, तो ई बराबर कितना आ गया। इस पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। समझ में आ गई बात तुमको? पक्का। ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किस किस बात पे डिपेंड करता है? तो आप पता क्या बोलोगे जी, ये डिपेंड करता है, देखो इसमें एक तो ये आ रहा कांस्टेंट, इस पर डिपेंड करेगा नहीं। किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। और इसके फॉर्मूले में कौन आ रहा, इनवर्स में आर स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे, चार्ज से इतना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटेगा, है ना। चार्ज जितना हैवी होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। सही बात है, गलत बात है? भाई जिसको ये चीज समझ में आई, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये इस चैप्टर का बेस है। पूरा चैप्टर की नींव ही इसमें है। डाइपोल पढ़ोगे, सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ोगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, खैर वही बात हो गई। आप इसमें कुछ भी पढ़ोगे ना, कुछ भी पढ़ोगे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला तुम्हें काम आएगा। ठीक है ना, पक्का। चलो तो देखते हैं आगे। अब क्या जी, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक मैग्नेट लेता हूं, ठीक है, इस पॉइंट पर फील्ड देखता हूं, ओके, हमें पाया बहुत हैवी फील्ड है। अब मैं एक के साथ साथ दूसरी मैग्नेट लेता हूं, मैं पॉइंट वही रखता हूं, तो एक अकेली ही फील्ड बनाएंगे, दो मैग्नेट मिलके ही वहां फील्ड बनाएंगे? दो मैग्नेट ही बनाएंगे यार। तीन रख दूं तो तीन ही बनाएंगे। तो मतलब नंबर ऑफ मैग्नेट्स का फील्ड हो सकता है। तो इसी तरह से नंबर ऑफ चार्जेस का भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, पॉइंट चार्ज नहीं, लेकिन उसका बेसिक क्या है, पॉइंट चार्ज। क्योंकि भाई एक बात बताओ, कई सारे चार्ज की वजह से फोर्स कौन निकाल सकता है, जिसको एक की वजह से आता हो। समझ में आई बात तुमको? तो अगला टॉपिक तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। समझ में आई तुमको बात? नहीं आई यहाँ तक? बोर्ड में आया हुआ सवाल है, 2 या 3 नंबर में आया, मुझे याद नहीं है कितने में आया, 2 नंबर में होगा शायद। ठीक है ना। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब तुम्हें इस बात को पकड़ के बैठना पड़ेगा, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज है। क्या है, सिस्टम ऑफ चार्ज। अब चार्ज तो अकेला ठीक है, लेकिन सिस्टम का मतलब बहुत सारे चार्ज।
अब मुझे एक बात हो, बहुत सारे का मतलब तुम्हें सच में बहुत सारे लेने हैं? नहीं, 2 या 3 ले लो, फिर तो आप नंबर ऑफ एन के मतलब एन चार्जेस के बिलीव कर लोगे, ठीक है ना। कब आया था सवाल ये? अगर 5 नंबर में आया हुआ सवाल है, हाँ बिल्कुल। एन चार्ज मान लो, कंसीडर सिस्टम ऑफ एन चार्जेस Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn, और उनकी जो चल रही है, हाँ तो ठीक है। और इनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 डैश डैश Rn, और एक्सप्रेशन करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक पॉइंट P पर। आ गया वही नंबर ऑफ एन चार्जेस 5 नंबर में। मैं 2 या 3 ही बोल रहा था, मेरा बजट ही खराब चल रहा। हाँ हाँ, बस 2 ही ले लूँगा ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए आदमी को। ये चार्ज है आपका Q1 और ये चार्ज है आपका Q2 और वो है आपका Q1, ठीक है। वैसे उसने तो n बोले थे, लेकिन मैं n नहीं लेके चल रहा, मैं 2 लेके चल रहा हूँ। n तो आप अपने आप ले लेना, एक को यहाँ बना लेना, यहाँ 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 ऐसे कर लेना, ठीक है ना। चलो जी, 2 चार्ज हो गए, सिस्टम तो हो ही गया। 2 होते ही सिस्टम मान लो, है ना, वरना तो अगर किसी की पावर ठीक से तो अकेला ही सिस्टम हो जाओ तो। लेकिन चलो, आवे चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, ठीक है जी। हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ पे? पॉइंट P पे जी। P कहाँ माने? कहीं मान लो आपने पॉइंट मान लिया P, ठीक है। जिस पॉइंट पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चेक करना है, मैं तुमसे कहता हूं किसी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चेक करना, तो क्या कोई छोटी मैग्नेट रखोगे ना, टेस्ट मैग्नेट, ठीक है। इसी तरह से इस पॉइंट पर क्या रखोगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज होता है Q0। टेस्ट चार्ज की सबसे खास बात पता क्या होती है? ये दुनिया का सबसे गरीब चार्ज है। ये चार्ज कभी किसी पर फोर्स लगा ही नहीं सकता, ये एक्सपीरियंस करने के लिए बना है, ठीक है ना, कि इस पर कोई भी आके फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। चलो जी, Q1 को देखते हैं। Q1 ने इसको क्या किया? रिपेल किया, अट्रैक्ट किया। बोलो जी, Q1 ने इसको रिपेल किया तो इधर को फोर्स लगाई, सही बात है। और जिधर को फोर्स लगती है वही डायरेक्शन फील्ड की होती है। तो ये आपका हो गया E1 वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ, Q2 ने इस पे इधर को लगाई होगी पक्का, देखो ऐसे करके, ठीक है ना। तो आपका ये वाला क्या हो गया? E2 वेक्टर, ओके। इसी तरह से Q3 भी होगा, वो कुछ ऐसे लगा देगा, ठीक है। फिर Q4 डैश डैश Qn होंगे, वे इस तरह से नई नई फोर्स लगा देंगे, ठीक है। चलो जी, E1 कितना आएगा जी? E1 बराबर होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। किसके बीच में लगी? वैसे मैं इसको E1 गलत कह रहा हूं, मुझे कहना चाहिए E01। समझ में आई नहीं आई? पर बात फिर भी वही है, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सी होगी जी? E1 बराबर, E का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। Q या Q0/r²? Q किस पे डिपेंड करता है? इस पे। तो कह दो Q1 बेटा बोलियो रे r²। यही तो गलती नहीं करनी, आ जाओ। ये क्या है? ओरिजिन। ओ, Q1 कहाँ रखा? R1 पे। Q2 कहाँ रखा? R2 पे। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? तो मुझे ये बताओ, ये 1 है, ये 0 है, तो कह दूँ R10। हाँ है ना? अरे 1 से 0 ना है क्या? ये 2 है, ये 0 है, तो क्या कह दूँ? R20। समझ में आ गई बात तुमको? तुम्हें यहाँ जरूरत पड़ी डिस्टेंस की, तुम्हारे दिमाग में एकदम आया, अब क्या लें? समझ में आ गया क्या लें? वेक्टर लगा दो, टेंशन लेनी नहीं बिल्कुल भी। क्यों? वेक्टर क्वांटिटी वाली बात चल रही सारी, ठीक है ना। आ जाओ, तो R कहाँ से कहाँ? 1 से 0 का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है? R10 क्या है? कोई दिक्कत वाली बात तो ना? चलो जी, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। चलो, E1 बराबर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ भाई, Q1 R10 का क्यूब, बिल्कुल सही बात है। और R10 वेक्टर, क्यों? क्योंकि R10 कैप यूनिट वेक्टर बराबर होता है ये। कोनो प्रॉब्लम? चलो, अरे हाँ ठीक है, आ जाओ। अब मैं कहता हूँ, अच्छा E1 तो आपने निकाल दिया, अरे इधर वेक्टर तो लगा दो। अब आपको क्या निकालना? E2 निकालना। E2 डायरेक्ट लिख दूं जी। E2 का मतलब ये किसके बीच में? 2 के और Q0 के बीच में, ठीक है ना। तो आप बोलोगे E2 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 की वजह से फील्ड, ये Q0 की वजह से, Q2 की वजह से, अपॉन R20 की पावर 3, 2 से नोट है ना, और डायरेक्शन होगी R20 वेक्टर। कैप ना आने क्यों? नीचे क्यूब लिख दिया मैंने। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1 और ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। भाई साहब, दोनों को ऐड कर दो। स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन जी। वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी स्केलर तरीके से ऐड ही नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर है, दोनों ही कोई ना कोई डायरेक्शन है। तो नेट फील्ड ई नेट बराबर कितना आ गया? दोनों को एज इट इज जोड़ के रख देना बस। तो इसकी वैल्यू ये रख दो और इसकी वैल्यू ये रख दो, कर दोगे भाई? बस ये आ गया। अच्छा जी, फॉर एन सिस्टम ऑफ चार्जेस, समझ में आ गया? फॉर अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस,
तो n चार्जेस के लिए भाई प्लस E3 डैश En कर देना, बस कुछ भी तो ना। कितने नंबर में आया? 5 नंबर में। समझ में आ गई बात? कुछ था डेरिवेशन, ये बच्चों वाली बात थी। ओके, ये आपका हो गया क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर। अब क्या चलेगा आपका? डाइपोल। क्योंकि देखो आपने एक चार्ज ही पढ़ लिया, मल्टीपल चार्ज पढ़ लिए, अब आप चार्ज को मिलाकर बनाओगे एक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। अब आपका टॉपिक चलेगा डाइपोल, ठीक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा भाई सुनो, चार्ज वाला डाइपोल, ठीक है ना? तो डाइपोल मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज हों या दो पोल हों, डाइपोल, ठीक है ना? तो एक पोल पर एक चार्ज, दूसरे पर दूसरा, तो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। एक तरह का अ सिस्टम ऑफ, अरे सुन ले, अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, लेकिन कैसे? इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है? सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है? हाँ, रिफ्लेक्शन, चलो स्मॉल डिस्टेंस कोई नहीं, ठीक है भाई? तो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। कैसे? देखो जी, एक माइनस क्यू एक चार्ज है, प्लस क्यू एक चार्ज है, थोड़े से सेपरेशन पे ये अलोकेट हैं, रखे हुए हैं, ठीक है ना? डिस्टेंस आप आर ले लो, ए ले लो, एल ले लो, कुछ ले लो, लेकिन सुनो बात ये है, इसको बीच में से हमें सेपरेट करना होता है, ठीक है? तो इसको हम लेते हैं 2a या 2l, और ये हो जाएगा l और l या a और a, जो भी आपका मन करे, ठीक है भाई? चलो जी, मैंने 2l मान के चल दिया, ठीक है ना? तो एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज प्लस क्यू, सेपरेट बाय डिस्टेंस 2l, और जो 2l है ना, ये बहुत छोटा डिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जब इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है? माइनस से प्लस की ओर होता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? p वेक्टर, और p वेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है? और इसकी जो डायरेक्शन होती है भाई, ये बात यूज होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस क्यू टू प्लस क्यू होती है, ठीक है ना? या माइनस चार्ज से प्लस की तरफ होती है, ठीक है भाई? चलो जी, ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या एक चार्ज फील्ड बनाता है? चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, पक्का ना? और दो चार्ज हैं तो दो भी बनाएंगे जी? मैं कह रहा हूं अभी हम सिस्टम ऑफ चार्ज पढ़ के आए हैं, एन भी होंगे तो भी बनाएंगे, 1000 भी होंगे तो भी बनाएंगे। तो ये दो चार्ज है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, इसने भी फील्ड बनाया, इसने भी फील्ड बनाया, दोनों फील्ड बनाएंगे ना? और उस फील्ड को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ सिस्टम। अब ये सिस्टम का नाम क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ डाइपोल। इसमें 3 लोकेशन होती हैं, ठीक है ना? एक तो होता है एक्सियल, एक होता है, और एक होता है एट एनी पॉइंट। अब एनी पॉइंट का मतलब है आप एनी पॉइंट से यहां भी निकाल सकते हो, वहां भी, लेकिन तुम्हारे में एनी पॉइंट नहीं है, तुम्हारे में सिर्फ कितना है? एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो पहला डेरिवेशन कौन सा होगा? एक्सियल का। डेरिवेशन पूरा नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना? मानूंगा कि आपको आता है, बस तरीका बताऊंगा, वैसे बता दूं, ठीक है भाई? देखो, मान लो आपके पास एक डाइपोल है जी, बिल्कुल, उस डाइपोल के एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट लेना, क्योंकि एक्सियल कंडीशन है ना। तो मान लो आपके पास एक डाइपोल हो गया माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये हो गया डिस्टेंस l, और ये भी कितना हो गया? l, तो 2l हो गया। इसकी एक्सिस है ये, और इसके एक्सिस पर ही आपको एक पॉइंट मानना है, क्या जी? पॉइंट मानना है P, और यहाँ पर आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, इस पॉइंट P पर इस चार्ज का फील्ड होगा या इसका भी होगा, या दोनों का? दोनों का होगा ना, पक्का? पर एक बात समझ में आती है, ये है प्लस का चार्ज, तो इसका फील्ड होगा उधर को, और वो है माइनस चार्ज, उसका फील्ड होगा उधर को, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो बताओ, जो नेट फील्ड यहां पर आएगा वो एडिशन पे आएगा, सब्ट्रैक्ट होके आएगा? आपस में घटेंगे ना, पक्का? अच्छा जी, तो मान लो ये प्लस का चार्ज है, इस पॉइंट पे आपको फील्ड चाहिए, जिस पॉइंट पे आपको फील्ड चाहिए वहां आप क्या रखते हो भाई? टेस्ट मैग्नेट या टेस्ट चार्ज वाला सीन तो पता है ना तुमको? चलो जी, आपने एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नोट, वही प्लस का ही होता है। इस वाले ने इसको क्या किया? रिपेल किया, तो पक्का फील्ड उधर को, जब फोर्स उधर को तो फील्ड भी उधर को, तो इस फील्ड का नाम दे दिया मैंने E1 वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? चलो जी, अब माइनस वाला इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो फील्ड होगा इधर को। अच्छा मुझे ये बताओ,
ये ज्यादा रिपेल करेगा या ये वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? रिपेल ज्यादा, ये वाला इस पर ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इसका यहां पर फील्ड ज्यादा होगा, ये वाला इस पर कम फोर्स लगाएगा तो इसका फील्ड कम। कारण बताओ, क्योंकि जी ये वाला चार्ज दूर है। समझ में आ गई बात तुमको? तो एक फील्ड होगा जी इधर को, इसका नाम दे दिया E2। और एक बात हमको समझ में आ चुकी है, E1 जो है वो ग्रेटर देन है E2। हाँ है ना, पक्का? तो जब मैं इनका डिफरेंस करूंगा तो बताओ E2 माइनस E1 या E1 माइनस E2? समझ में आ गई ना बात तुमको ये बात समझ में आ गई ना, E1 माइनस E2 ही क्यों? ठीक है ना। चलो जी, अब मैं आपसे कहता हूं बताना, ये जो आपने P पॉइंट लिया है कितनी दूर लिया? आप बोलोगे R डिस्टेंस पे, X डिस्टेंस पे। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ डाइपोल में डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? सेंटर से करते हैं जी। अगर मैं अपने घर से कहूं मेरे घर से वो घर, उससे अगर उतनी दूर है तो मैं अपने घर के बिल्कुल सेंटर से बोलूंगा, ना अपने घर के इस कोने से ना अपने घर के उस कोने, सेंटर से बोलूंगा ना। कोई भी चीज मेजर होती है सेंटर ऑफ मास से मेजर होती है, सेंटर से मेजर होती है, ठीक है ना। तो सेंटर से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। चलो जी, अब मुझे बताओ तो प्लस के Q से कितनी दूर होगा जी? R में से L हटा दो, हाँ है ना। अरे भैया ये हटा दो, माइनस Q में जी ये R है ना, इसमें L और जोड़ दो तो ये होगा R प्लस L। अब मेरे ख्याल से इसमें कोई बहुत बड़ी बात रह नहीं गई। तो बताओ इस प्लस के Q की वजह से क्या फील्ड होगा? आप बोलोगे E ड्यू टू प्लस Q बराबर होगा K Q अपॉन, हाँ भाई यहां से आया था की दूरी R माइनस, ठीक है भाई। चलो जी, E ड्यू टू माइनस Q बताओ, माइनस Q की वजह से आप बोलोगे माइनस Q नहीं ना, K चार्ज तो चार्ज है ही, माइनस नहीं आएगा। अब यहां से दूरी R प्लस L का। अब बताओ घटाऊं या जोड़ूं नेट फील्ड के लिए जी? अब पूछता हूं ई नाउ ई नेट, नेट फील्ड जो घटाऊं जोड़ूं बताओ जल्दी। आप बोलोगे दोनों कैसी डायरेक्शन में हैं तो नेट फील्ड घट के आएगा तो E1 माइनस। और मेरे ख्याल से अब तो कोई दिक्कत होगी ना तुमको, पक्की बात है ना। और नेट फील्ड सोल्व करने के बाद जब आप सोल्व करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? E एक्सियल बराबर आएगा क्या? 1/4πε0 2p अपॉन R की पावर 3, ठीक है ना। अच्छा जी, क्यों आया? क्योंकि हमने बोल दिया L जो है वो R से बहुत छोटा है। क्यों है? क्योंकि ये तो डाइपोल है। क्या है? डाइपोल, और वो भी चार्ज का डाइपोल। जो चार्ज का डाइपोल मतलब आपने HCl देखा है लिखा हुआ जी? देखा है। H पे क्या आता है? हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव, इसमें होता है पार्शियल नेगेटिव। होता है नहीं होता? क्यों? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींच लेता है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींचता है अपनी तरफ को, उस पर इलेक्ट्रॉन आता है तो पार्शियल नेगेटिव आता है, इसे पार्शियल पॉजिटिव। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों ने अपने आपस में क्या बनाया? डाइपोल। तो HCl में क्या बनता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये बताओ इतना कम सेपरेशन है तो R तो सामने बहुत बड़ा है, तो इसलिए आप L को बोल दो क्या बहुत छोटा है R के सामने, तभी आपका ये कंक्लूजन निकल गया था, ठीक है भाई। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कहता एक्सियल था, ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करूं भाई, एक डाइपोल लेना है, 90 डिग्री पे आपको मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये आपका माइनस Q चार्ज है, आपका प्लस Q चार्ज है, तो हो गया डाइपोल। ये आपका सेंटर हो गया O, यहाँ से L ये डिस्टेंस, L ये डिस्टेंस, ठीक है ना। अब आपको इक्वेटोरियल पॉइंट है, आपका ये पॉइंट है P। इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना? इलेक्ट्रिक फील्ड। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे? 2। एक तो होगा माइनस Q की वजह से, एक होगा प्लस Q की वजह से। माइनस वाला अट्रैक्शन का, रिपल्शन का? अट्रैक्शन का, क्योंकि वहां जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वहां क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज जो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसने इसको अट्रैक्ट करा तो कुछ ऐसे, सुनो ये तो हुई लाइन, ये डिस्टेंस, तो ये हुआ फील्ड कुछ ऐसा, ठीक है। उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, उतना ही ये है, तो ये होगा रिपल्शन, ठीक है ना। ये दोनों फील्ड की वैल्यू बराबर है, बताऊं क्यों? चार्ज भी उतना ही है और डिस्टेंस भी उतना ही है, ठीक है। ये डिस्टेंस O से लेके आप R कह दो, क्यों? डिस्टेंस ऑलवेज मेजर फ्रॉम, ये जो पॉइंट P है, मैं इसको यहां से मेजर करो, यहां से या सेंटर से? सेंटर से। तो कितने डिस्टेंस पे? R पे। ये कितना? L है, तो ये कितना होगा? R² प्लस के L² की अंडर रूट होगा। समझ में आ गई बात तुमको? पाइथागोरस मैंने लगा दी। ये भी सेम डिस्टेंस होगा। अब मुझे एक बात आओ, चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम डिस्टेंस सेम, तो क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बोलो। लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट या अलग अलग? कह दो ऑपोजिट, है डूब के मर जाओ। एक तो इधर, हाँ अलग अलग हैं, ठीक है ना, किसी एंगल पर होंगी। ओके चलो जी, बहुत सही। अब मैं तुमसे कहता हूँ नेट फील्ड बताओ। इनका रेजोल्यूशन करेंगे, कोई बात नहीं। आओ जरा नेट फील्ड की बात करें जी। नेट फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आप E1 और E2
दोनों को जोड़ना होगा, दोनों को जोड़ना या घटाना। आप बोलोगे सेम डायरेक्शन में हो तो जोड़ते हैं, ऑपोजिट हो तो घटाते हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, तो इन्हें क्या करेंगे, वेक्टर ही सम करेंगे। ठीक है भाई, ओके। चलो देखते हैं, पहले हम निकालते हैं E1। बताओ जी E1 कितना होगा जी, इसकी वजह से देखते हैं E1, ये रहा ना E1, तो E1 होगा Q, डिस्टेंस ये रहा, तो K Q अपॉन, है ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, मतलब यही आ गया। ओके, इक्वेशन नंबर होगी फर्स्ट आपकी। अब बात करता हूँ E2 की, K Q सेम, अरे तो दोनों सेम ही आ गए, तो आप बोलोगे इसका मतलब E2 और E1 क्या है, सेम। तो जितना E1 उतना ही E2, तो आपने इसको क्या नाम दिया, E। कोई दिक्कत वाली बात तो ना, तो अब मैं इसको E1 E2 की जगह E कह दूँ, कोई दिक्कत तो ना, पक्का। ये कितना एंगल है, थीटा। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ से एक ऐसे बना दिया जाए, ये भी कितना, थीटा, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो वो भी, तो ये कितना हो गया, 2 थीटा देखा जाए तो, है ना। चलो लेकिन ये थीटा पर है ना, ये भी थीटा पे है। अगर मैं कहूँ ये ई है, देखो ध्यान सुनना, ये जब ई है तो थीटा के साथ वाला क्या होगा, कोस थीटा। अगर मैं कहूँ ये ई है ये वाला, तो ये वाला भी कितना होगा, ई कोस थीटा। ऊपर वाले का एक कंपोनेंट इधर कितना आया, ई कोस, और नीचे वाले का इसका भी इधर क्या आया, समझ में आ गई बात तुमको। अच्छा, इसका ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई साइन थीटा। समझ में आ रही बात तुमको। इसका एक कंपोनेंट यहाँ होगा, कितना होगा, जब ई आपस में बराबर है तो ये आपस में बराबर, ऑपोजिट कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा, मतलब 2 कोस थीटा। तो ई नेट बराबर कितना आ गया। अब नोट्स में पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है, किस तरह से कैंसिल आउट हुआ और किस तरह से ऐड हो गए। समझ में आ गई बात तुमको, यहाँ समझ में आया ना डायग्राम के हिसाब से, क्लियर है ना। तो ई नेट बराबर आए 2 कोस थीटा। भाई देखो ये वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे, ऑपोजिट एंड इक्वल हो गए। इसको हमने रिजोल्व कर दिया इसमें और इसमें, इसको हमने रिजोल्व कर दिया इसमें और इसमें, ये दोनों तो हो गए ऐड और ये दोनों हो गए कैंसिल। समझ में आई बात, नहीं आई, तो सिर्फ बचा क्या, ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा, मतलब 2 कोस थीटा। ई की वैल्यू क्या है, ये भी ई है ये भी, ये दोनों सेम ही तो हैं। तो आप कहोगे ई नेट बराबर आएगा 2, तो 2 है ई कोस थीटा, ई की जगह क्या आएगा भाई, ई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर, और भाई साहब कोस थीटा। भाई साहब कोस थीटा की वैल्यू क्या है, देखो जी ये रहा थीटा, ये है ना, आ जाओ इस ट्राइंगल में कोस थीटा देख लो, कहीं से निकाल लो, वैसे तुम्हारी इच्छा की बात है, इससे निकाल लो। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। भाई साहब बेस कितना जी, थीटा के साथ वाला होता है बेस, और हाइपोटेन्यूस है ये आपका, ठीक है ना। तो भाई साहब बेस कितना, एल, और अपॉन अंडर रूट, और मैं अंडर रूट हटा के क्या कह सकता हूँ, पावर 1/2 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ, हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है जी, तो अब मैं कोस थीटा की जगह क्या लिखूँ, डायरेक्ट लिख दूँ ना भाई, रिप्लेस ही तो कर रहा हूँ मैं, कोस थीटा की जगह लिख दूंगा मैं एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 1/2। ये पावर कितनी इसकी 1, और ये कितनी 1/2, तो कितना होगा 3/2। नहीं समझे आप मेरी बात, समझ गए ना भाई। देखो इसे मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, ये पावर 1 ना, और ये पावर हाफ है, 1.5 हो गया, 1.5 मतलब 3/2 हो गया। तो कह दो ई नेट बराबर, मतलब ई नेट क्या, हम तो इक्वेटोरियल पे निकाल लेना, बराबर 2KQ, नहीं K इंटू 2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। सही बात है। अच्छा 2QL क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, B बराबर 2QL होता है ना। तो आप कह दो इक्वेटोरियल बराबर कितना आ गया, K इंटू, K का मतलब 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब आप एक बात कहोगे क्या, इफ़ L जो है बहुत छोटा है R से, मतलब जो डाइपोल की अपनी खुद की लेंथ है 12, उसकी भी आधी बची L, और वो बहुत छोटी है किससे, R से। भाई डाइपोल तो बहुत छोटा आइटम है। तो आप बोलोगे क्या, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल बराबर होगा 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर, L को कर दोगे नेगलेक्ट कर दोगे, नहीं कर दोगे, तो 0 का होल की पावर 3/2। सही है। अब 0 हटा दीजिए, कितनी होगी पावर 3/2, मल्टीप्लाई करोगे खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो E इक्वेटोरियल बराबर आएगा 1/P अपॉन R की पावर 3। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है, पक्की बात है। अच्छा जी चलो बहुत बढ़िया, इक्वेटोरियल आ गया ना समझ में। लेकिन बोर्ड में ये तो आता ही आता है, कुछ और भी आता है, डायरेक्शन का लोचा है, थोड़ा सा समझाऊं, पक्का। अब मुझे बताओ बचा हुआ इधर स्पेस लिख सकता हूँ, देखना यहाँ तक लिख सकता हूँ ना, चलो चलो कोई नहीं, ठीक है। हाँ
मैं बात करता हूँ एक्सियल की। अच्छा ओहो, चलो जी, मैं कहता हूँ ई एक्सियल बराबर कितना आता है बताना जरा। एक्सियल पे कितना आता है फील्ड डाइपोल की वजह से? 1/4। ठीक है भाई, आर की पावर 3 हो गया। अच्छा इक्वेटोरियल पे कितना आता है? तुमको नहीं लगता है डबल है और ये हाफ है? वहां सब सेम है, सब कुछ सेम, बस वहां 2p और यहां p। तो कह दूं कि इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब बनता है वो, नहीं समझे? तो ये उससे आधा है, तो मतलब ई एक्सियल बराबर क्या आया? 2 इंटू इक्वेटोरियल, है ना? एक्सियल का आधा कर दो इक्वेटोरियल बन जाता है ना, तो इक्वेटोरियल का डबल कर दो तो एक्सियल बन जाता है। ये एक तो बात हो गई। ये दूसरा लोचा होता है डायरेक्शन में। किसमें होता है? डायरेक्शन के बारे में कैसे जी? मेरी बात सुनो, ये बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है? माइनस का चार्ज इनवर्ड होता है, इनवर्ड डायरेक्शन होती है भाई। देखो माइनस चार्ज जो मान लो मैं, तो रेडियली इनवर्ड आएगा फील्ड, समझ में आ रही बात तुम्हें? पॉजिटिव चार्ज जो रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के लॉन्ग आउटवर्ड जाएगा। लेकिन यहां एक चार्ज नहीं, 2 चार्ज हैं। तो अब मुझे बताओ डाइपोल मोमेंट किधर को है इसका? इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट बताओ। -2 तो डाइपोल मोमेंट होगा इधर को, हाँ या ना? ईमानदारी से बता दो, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ना होगी भाई, ये माइनस चार्ज है प्लस चार्ज। अब बताओ इस डेरिवेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आई? इधर आई ना, पक्का? देख लो ई cos थीटा इधर आ रहा सारा। तो आप बोलोगे इक्वेटोरियल की जो डायरेक्शन है वो कैसे आई थी? ऑपोजिट टू पी वेक्टर। नहीं समझे तुम मेरी बात? पी वेक्टर के ऑपोजिट आई है। 1 नंबर में आया सवाल है। कैसे आई है? पी वेक्टर तो है इधर को डाइपोल मोमेंट, अरे नेट फील्ड आया इधर को, समझ में आ गया? अच्छा जी, और जो आपका एक्सियल वाला डेरिवेशन याद करो, आ जाओ फटाफट। ये एक्सियल में देखते हैं जी, -q और ये कैसा +q, ये कौन सा पॉइंट है? P। चलो प्लस का फील्ड होगा ज़्यादा, नाम दे दिया E1, माइनस वाले का फील्ड होगा कम, नाम दिया E2। नेट फील्ड किधर आया? ऐसे आया ना, यही तो हुआ था। डाइपोल मोमेंट किधर है? इधर है। फील्ड भी किधर आया? इधर आया। समझ में आ गई बात तुमको? तो एक्सियल में जो डायरेक्शन आती है वो कैसी आती है? अलोंग टू पी वेक्टर। समझ में आ गई बात तुमको? तो ये बताओ, जब तुमने एक्सियल का डेरिवेशन किया और जब तुमने इक्वेटोरियल का डायरेक्शन की डेरिवेशन किया, तो क्या दोनों के फील्ड की डायरेक्शन सेम थी? आप बोलोगे नहीं, एक्सियल वाले में तो डाइपोल मोमेंट के अलोंग डायरेक्शन आई नेट फील्ड की, और जो इक्वेटोरियल था उसमें डाइपोल मोमेंट के अगेंस्ट डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन आई फील्ड की। समझ में आ गई बात तुमको? ये डिफरेंस था, ये था इसका डेरिवेशन। न्यूमेरिकल बहुत आते हैं इस पे, ठीक है, आसान था। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा? टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लगता है किस पर? डाइपोल पर। पहला सवाल क्यों लगता है जी? देखो मेरी बात सुनो, टॉर्क के लिए चाहिए 2 फोर्स। जब तुम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो कितनी फोर्स लगती है जी? 1, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और उसमें एक चार्ज रख दिया तो उस पर 1 फोर्स लगी अलोंग, ठीक है ना? दूसरा चार्ज लिया तो उस पर अगेंस्ट लग गई, सही बात है। माइनस का ले लियो तो इस पर अगेंस्ट फोर्स लग गई। लेकिन मैं कहता हूं आप एक सिस्टम ऐसा ले लो, दोनों चार्ज को एक साथ, एक तो पॉजिटिव इधर लगा दो, नेगेटिव इधर लगा दो, तो पॉजिटिव वाले पर तो एक तरफ को फोर्स लग जाएगी, नेगेटिव वाले पर दूसरी तरफ को लग जाएगी। तुमको नहीं लगता बॉडी रोटेट कर जाएगी? तो इसीलिए डाइपोल पर क्या लगता है? टॉर्क। समझ में आ गई बात तुमको? क्योंकि डाइपोल में एक चार्ज होता है माइनस, एक होता है प्लस। प्लस वाले पर फील्ड लगाता है अलोंग फोर्स, ठीक है, और माइनस वाले पर लगाता है अगेंस्ट फोर्स। एक लग गई अलोंग, एक हो गई अगेंस्ट। कितनी फोर्स हो गई? 2। कैसी हो गई? ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल हो गई और डिफरेंट पॉइंट पर हो गई, तो क्या बन गया? टॉर्क। समझ में आ क्यों लगता है? पक्का ना? चलो, तो एक फोर्स ये लग गई, दूसरी फोर्स ये लग गई जी। इस फोर्स का क्या नाम दूं? भाई साहब F बराबर होगा प्लस के क्यू ई। नहीं समझे? अरे F बराबर क्यू ई तो होता है। अच्छा ठीक है, ये क्या होगा जी? F बराबर माइनस क्यू ई, और क्या लगा दो? वेक्टर। क्या लगा दो जी? प्लस का साइन क्या इंडिकेट करता है जी? अलोंग फोर्स लगती है। किसके अलोंग लग रही है? फील्ड के। और ये माइनस क्या इंडिकेट करता है? ये अगेंस्ट लग रही है। समझ में आ गई बात तुमको? इसलिए ये बात होती है कि माइनस का चार्ज होता है उस पर अगेंस्ट लगती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आता है? माइनस साइन आ जाता है। जब इधर भी वेक्टर, इधर भी वेक्टर और माइनस साइन आ जाए तो दोनों वेक्टर एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर भी वेक्टर उधर भी वेक्टर, लेकिन बीच में क्या आ गया? प्लस, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना? पक्का? चलो जी, ये इसका हो गया सेंटर, ये हो गया O। ये वैसे पूरी लेंथ जो है वो कितनी है? 12। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ,
टॉर्क के लिए क्या चाहिए जी, बहुत छोटा सा फटाफट कराऊंगा जी। टॉर्क बराबर होता है कोई सी तो ले लो फोर्स, कोई सी ले लो, क्यों दोनों बराबर है, इनटू दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है भाई। अब एक फोर्स तो ये रही, दूसरी फोर्स ये रही, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जी ये रहा, नहीं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप बोलोगे जी एक काम कर लो, इस फोर्स को थोड़ा पीछे बढ़ा लो, और तो ये दोनों के बीच का क्या हो गया, परपेंडिकुलर। समझ में आ गई बात तुमको। अब आपको ये चाहिए, आप ये बताओ कितने एंगल पर है ये। आप बोलोगे देखो जी ये इतने एंगल पे रखा हुआ, नहीं समझे आप मेरी बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, डाइपोल उधर को है। अच्छा डाइपोल नीचे को ऊपर को, आप बोलोगे डाइपोल मत देखो, डाइपोल मोमेंट देखो क्या हो गया, 5% रहेगी ना, अरे कोई ना, जितना चलेगा चल जाएगा, ना चलेगा ना सही। देखो जी कितने कितने एंगल पे है, तो आप बोलोगे जी डाइपोल मोमेंट है ऐसे, ऊपर को है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो कितना एंगल बना, थीटा। थीटा के साथ वाला 12 कोस थीटा, और इससे परपेंडिकुलर 12 साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर आएगा, फोर्स कौन सी लोगे, कोई सी ले लो, क्यू ई, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 साइन थीटा। समझ में आई बात, नहीं आई तो q इंटू के 12, तो टो बराबर आया q इंटू 12 और इंटू ई, और ये अरे ई ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ ई, और ये क्या हो गया साइन थीटा, ये क्या हो गया p, तो टो बराबर हो गया p। और भाई साहब ये स्केलर फॉर्म है वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर के लिए क्या करोगे, टो बराबर p वेक्टर क्रॉस, और इधर भी वेक्टर, ये हो गया आपका टॉर्क। समझ में आई बात, नहीं आई। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा होगा 90, क्योंकि साइन 91, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आ गया। मिनिमम कब होगा, जब थीटा बराबर होगा 0, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क मिनिमम। समझ में आती है बात तुमको, तो क्या होगा, टॉर्क का डेरिवेशन। चलो करें स्टार्ट भाई। सुनो भाई, टॉपिक का नाम रहेगा गॉस थ्योरम, मतलब हम पूरा सेकंड पार्ट जो है इस बुक का चैप्टर का वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। गॉस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए एरिया वेक्टर। क्या आना चाहिए, एरिया वेक्टर। अब आपसे ये पूछा है जी एरिया, तो एरिया होता है, उसके बाद वेक्टर क्यों लगाया गया। वेक्टर इसीलिए लगाया गया क्योंकि कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया स्केलर क्वांटिटी नहीं है जी, ठीक है। अच्छा अब सवाल ये उठता है जब वेक्टर है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, सही बात है गलत बात है। तो मैं सरफेस को एरिया कह सकता हूँ या सरफेस का एरिया कह सकता हूँ। तो सरफेस में जब एरिया होता है या सरफेस का एरिया होता है तो सरफेस का एरिया वेक्टर भी होता होगा, हाँ या ना, पक्का ना। तो चलो जी, मान लो आपके पास एक सरफेस ऐसे दिया हुआ है, तो बताओ जी इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा। मान लो आपको एक सरफेस ऐसे दिया हुआ, बताओ इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, मतलब कोई भी सरफेस। तो आप बोलोगे जी सरफेस का जो प्लेन है ना उसके परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, ठीक है ना। या आप कह दो कि जैसे मान लो आप बैट से है ना, बचपन में खेलते थे ना, बैट से ऐसे बॉल कर करके, है ना, ठीक है। अब तुमने मान लो बैट ऐसे कर दिया, तो क्या बॉल अब ऊपर जाएगी या उधर को जाएगी, थोड़ा सा उधर को जाएगी। तो आप बोलोगे जब बॉल बैट से हिट करती है तो उसके एरिया वेक्टर की ही डायरेक्शन में तो जाती है, देखा जाए तो। समझ में आ रही बात तुमको। तो मतलब कुल मिला के सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है जी। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा जी, आउटवर्ड भी होगा इनवर्ड भी होगा, तो कोई बात नहीं, आप बोल दोगे ऐसे भी और ऐसे भी, क्या दिक्कत है, पूरी एक्सिस पे होगा। इसका एरिया वेक्टर जी आप ऐसे बोल दो ऐसे बोल दो, एक ही बात है, क्या दिक्कत है, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया इसका एरिया वेक्टर। अगर कोई सरफेस आपको ऐसा मिल जाए तो आप बोलोगे अब क्या दिक्कत है, आपका एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मान लो ये तो है ओपन सरफेस, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस में आप अंतर समझते हो जी। मान लो एक स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन है या क्लोज है, ओपन है, और क्यूब क्लोज है, सर्कल ओपन है, स्फीयर क्लोज है, ठीक है जी। चलो भाई, यस बड़ी देरी से आया भाई, नमस्ते जी। अच्छा चलो भाई, देखो सुनो रे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ये आपका स्फीयर हो गया। अब मैं तुमसे कहता हूं चलो यार एक बात तो सर आपने बता दी, भैया आपने बता दी सर में फीलिंग नहीं आई, आ जाओ, कि सरफेस के या उसके प्लेन के नॉर्मल होता है एरिया वेक्टर। क्या होता है, इसके प्लेन के नॉर्मल होता है जी। क्या है, आपकी स्फीयर है, और स्फीयर में कैसे करें हम, तो आप बोलोगे जी एक काम करो, छोटे छोटे पार्ट कर लो ना आप इसके। इतना पार्ट किया आप बोलोगे ऐसे हो गया, यहाँ का छोटा सा पार्ट किया आप बोलोगे ऐसे हो गया। तो अब भी देखा जाए तो समझ में आ गई बात तुमको, इस सरफेस के रेडियली आउटवर्ड जैसा, समझ में आ गया ना तुमको, पक्का ना।
तो रेडियली आउटवर्ड जैसा कुछ होगा। ओके, तो तुमको इसके वजह से आ गया। अच्छा, ये क्यूब में कैसा होगा जी? क्या होगी आपकी क्यूब, क्या हो गई आपकी क्यूब। अब इसमें भाई कितने सरफेस हैं जी? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो बस हर सरफेस का अपना अलग अलग एरिया वेक्टर हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, एरिया वेक्टर हमेशा आप आउटवर्ड लोगे। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर को एरिया वेक्टर नहीं लोगे, किधर को लोगे? बाहर को लोगे। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? पक्का। तो ये था आपका किसका सीन? पूरा एरिया वेक्टर का। ठीक है जी। अब अगली बात आती है फ्लक्स की। फ्लक्स क्या होता है? ठीक है भाई, फ्लक्स में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जी। मान लो नंबर ऑफ लाइंस को ही फ्लक्स कहते हैं, नंबर ऑफ लाइंस को जी। ये कौन सी बात हुई? अरे भैया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो भी फ्लक्स हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो भी फ्लक्स हुआ, नंबर ऑफ एयर लाइंस वो भी एयर फ्लक्स हुआ। मतलब जो भी नंबर ऑफ लाइंस आप बोल दोगे, एक तरह से क्वांटिटी होती है। नंबर ऑफ पेन तो क्वांटिटी तो है ये, नंबर ऑफ पेन्स, ठीक है ना। ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्वांटिटी तो है। क्वांटिटी स्केलर होती है, वेक्टर होती है? 5 पेन, 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से मतलब है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड सच में होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सच में होता है? सच में होता है। मैग्नेटिक फील्ड सच में होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सच में होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रियल नहीं होती, लेकिन इमेजिनरी होती हैं। हम उनका इफेक्ट पढ़ते हैं, उस वजह से हमने ऐसे बोल दिया कि लाइन ऐसे हैं, ठीक है ना। तो लाइंस रियल नहीं है कि आपको लाइन दिख रही बस ऐसे मत तेरे अंदर घुस जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, रियल है बिल्कुल, लेकिन लाइंस रियल नहीं है। वो हमने अपनी स्टडी को आसान करने के लिए लाइंस बोल दिया, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलो जी, ठीक है। अब क्या ये मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस से लिंक कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। भाई मान लो मैं कहता हूं आपसे, ये एक सरफेस है, यहां ऐसे इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, मैंने उसके आगे ये लगा दिया, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से लिंक कर गई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। जितनी ज्यादा लाइंस लिंक करेंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, देखो ये छोटा सरफेस है और ये वाला बड़ा सरफेस है। मैं एक काम करता हूं, मैं बड़ा सरफेस को रख देता हूं। अब तुम बताओ, फ्लक्स बढ़ा या घटा? बढ़ गया। समझ में आ गया? जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा लिंक करेंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा, या कह दो जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। सही बात है ना। अच्छा, एक बात बता के मान के चलो, जब फील्ड वीक होता है तो लाइंस पास पास होती हैं, दूर दूर होती हैं, दूर दूर होती हैं। एक वीक फील्ड है, एक वीक फील्ड है, वीक फील्ड में मैंने इसको रख दिया, इससे लाइन लिंक कर गई, पक्का ना। ओके, अब मैंने कहा इसे नहीं बदलूंगा जी मैं, आप ना फील्ड चेंज करा। अब मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लाया, मैंने उसको इसमें रख दिया। बताओ फ्लक्स कब ज्यादा होगा? समझ में आ गई बात तुमको? पक्का ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस किस बात पर डिपेंड करता है? फील्ड पे डिपेंड करता है और एरिया सरफेस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अच्छा, और क्या जी, एक बात और है, मान लो आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा उधर से, आपने इसको ऐसे की जगह ऐसे कर दिया, अब बताओ कितना फील्ड फ्लक्स लिंक करेगा? कुछ भी ना, जीरो। तो इसका मतलब इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ए इस पे एंगल पे, है ना, ओरिएंटेशन पे, कि किस हिसाब से आपने रखा हुआ है। तो थीटा पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अब थीटा के इनवर्सली होता है। कैसे? ये बताओ कितना एंगल है इस वक्त? 90। अच्छा, एंगल सरफेस से है या फिर एरिया वेक्टर से है? एरिया वेक्टर से। 90 है, 0 है। नहीं समझे? अरे भैया, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे और वो भी ऐसे, तो कितने डिग्री पे? 0 डिग्री पे। समझ में आया? अब ये बताओ इस वक्त कितने डिग्री पे? 0। एरिया वेक्टर से देखना एंगल आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को, इसका एरिया वेक्टर भी इधर को। समझ में आई बात तुमको? नहीं? कितने डिग्री पे? 0। 0 डिग्री पे फ्लक्स मैक्सिमम है मिनिमम है? एंगल बढ़ा दूं? लो, मैंने 30 कर दिया, फ्लक्स घटा बढ़ा, फ्लक्स घटा बढ़ा, फ्लक्स घटा बढ़ा, फ्लक्स 0 हो गया। इस वक्त एरिया वेक्टर इधर को है, इधर को है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ ही रहा, तो कितने डिग्री एंगल बना? 90 में फ्लक्स कितना हो गया? किसकी वजह से? एंगल की वजह से, किसी और कारण की वजह से? एंगल की वजह से, एंगल की वजह से। तो ऐसा कौन सा एंगल है, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 90 पे 0 होता है? कोस। समझ में आ गया? पक्का। तो कोस पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है।
इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा। ये समझ में आया ना कोस थीटा मैंने क्यों लिया। चलो जी, अब मैं कह दूं फाई बराबर देखा जाए तो ई ए कोस थीटा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, पक्का ना। अरे यार एक बात बताओ, ये तुम्हें समझ में आ गया ना क्या होता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट, समझ में आती है बात नहीं आती है। तो फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज अ डॉट प्रोडक्ट। तो बताओ फ्लक्स कैसी क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स की यूनिट क्या बनी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बता दो और एरिया की यूनिट बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि ई बराबर होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो एफ अपॉन क्यू नोट। तो फोर्स होता है न्यूटन, ये होता है कूलाम। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो न्यूटन पर कूलाम और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, क्या कह सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है ना। ये पूछा गया कि फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे डॉट प्रोडक्ट है ना, इसलिए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ये भी बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है भाई। तो फ्लक्स के बारे में क्या पूछ लेंगे, तो ये पूछ लेंगे तुमसे, ये पूछ लेंगे तुमसे, ये पूछ लेंगे और ये पूछ लेंगे, ठीक है भाई। डायमेंशन तो तुम निकाल ही लो, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, ये पूरे एरिया के लिए है ना, बोर्ड में आया हुआ सवाल है, मैं तभी कह रहा हूं, ये पूरे सरफेस के लिए ना, पूरा सरफेस ए आ रहा कैपिटल, छोटे सरफेस के लिए आप बोल दोगे डी ए, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। तो फॉर स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, सॉरी, फ्लक्स, छोटे एलिमेंट के लिए छोटा फ्लक्स बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। समझ में आ गई बात तुमको। नाउ टोटल फ्लक्स क्या होगा, आप इंटीग्रेट कर देना, तो डी फाई का बन जाएगा फाई और ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। समझ में आ गई बात तुमको, ये वाला ही पूछ लेता है, कोई दिक्कत तो ना, पक्का समझ में आ गया। ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर, ठीक है। ये है आपकी गॉस थ्योरम। भाई गॉस थ्योरम कितने स्टेप में होगी, 4 स्टेप में जी। सबसे पहला स्टेप गॉस थ्योरम के लिए आपको एक क्या मानना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है ये सुटेबल, मैं सुटेबल लिखूंगा, गॉसियन नहीं लिखूंगा, सुटेबल गॉसियन सरफेस। अब सुटेबल गॉसियन सरफेस का मतलब ये होगा जो जिसको सूट करे वो मानो, ऐसा ना कुछ ही मान लिया, नहीं, जिसके लिए जो सुटेबल हो। और सुटेबल कैसे हो जी, सुटेबल ऐसे हो कि उसको सिमेट्री मिल जाए, क्या मिल जाए, सिमेट्री मिल जाए, किसकी, सिमेट्री ऑफ ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा की, ठीक है ना। सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और थीटा की सिमेट्री मिल जाए जी। सिमेट्री का क्या मतलब है भाई साहब, आपको एक पॉइंट ऐसा ढूंढना पड़ेगा, एक सरफेस ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिस सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो और हर जगह थीटा से जी। थीटा मतलब जी, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। अच्छा जी, कैसे जी, कुछ ऐसे समझो, मान लो आपका एक पॉइंट चार्ज है प्लस के क्यू, ठीक है, इससे फील्ड निकलता है रेडियली आउटवर्ड, रेडियली मतलब रेडियस के अलोंग आउटवर्ड निकलता है। तो आपने जो गॉसियन सरफेस माना, आपने कुछ ऐसा मान लिया, ठीक है ना, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस माना, ये प्लस का क्यू चार्ज है। अच्छा क्या, क्यों जी, इसकी रेडियस है जी आर, कितनी रेडियस है इसकी, आर। अब आप बोलोगे जी क्या ये डिस्टेंस भी आर होगा, भाई साहब हर डिस्टेंस ही आर होगा सरफेस तक का। भाई एक चार्ज का आर को आप 1 मीटर मान लो, इस चार्ज का 1 मीटर दूर जितना फील्ड, उतना ही इस 1 मीटर दूर, उतना ही ये वाला 1 मीटर, उतना ये वाला, उतना ये वाला, उतना पीछे, हर जगह 1 मीटर दूर उतना ही फील्ड है। तो कह दो कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री मिल गई, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। चलो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बना कुछ ऐसे, सही बात है, गलत बात है, रेडियली आउटवर्ड। भाई यहाँ का एरिया वेक्टर कैसे, आप बोलोगे ये भी जी ऐसे ही है, डी ए वेक्टर, हाँ है ना भाई, छोटा है। तो थीटा बराबर कितना मिला, 0। समझ में आई बात जी। नहीं, मैं तो यहाँ देखना चाहता हूँ, यहाँ बताओ। चलो भाई यहाँ बता देंगे, बताओ रे, इसका एरिया वेक्टर ये रहा, डी ए वेक्टर, सही बात है, सरफेस के नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, थीटा बराबर कितना मिला यार, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कहीं भी देख लो, हर जगह 0। समझ में आ गई बात तुमको। तो किसकी सिमेट्री मिल गई, थीटा की। और हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल होता है। 4 से 1 मीटर दूर इधर ले लो, 4 से 1 मीटर दूर इधर ले लो, 4 से 1 मीटर दूर इधर ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही मिलेगा। यहाँ पे एंगल भी सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम। अब आपसे पूछता हूं, बताओ पॉइंट चार्ज के लिए सुटेबल गॉसियन सरफेस क्या होगा, आप बोलोगे स्फेरिकल शेप वाला, ठीक है ना, स्फेरिकल सरफेस, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। चलो जी ठीक है, तो एक स्टेप तो हो गया सुटेबल गॉसियन सरफेस मानना है। चलो जी दूसरा क्या होगा जी, दूसरा स्टेप होगा आपका क्या जी, आपको अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं यही समझा दूंगा आपको सारा। इस चार्ज से क्या निकली, फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस किसको लिंक करी, कितनी करी, वही निकालना।
तो क्या निकालोगे, फ्लक्स, फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस। चलो 2 स्टेप। तीसरा स्टेप, अच्छा मुझे एक बात आओ, फ्लक्स किसने बनाया, चार्ज ने। किसके अंदर रखा, गॉसियन सरफेस। कितना रखा जी, क्यों, बस वही लिखना कि चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ठीक है भाई, तो क्यू एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद बस ये 3 ही स्टेप है, बस और कुछ नहीं इससे, ठीक है ना। और उसके बाद वैसे अप्लाई करनी है वो हमको, लेकिन अभी तो हमें प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो प्रूफ के हिसाब से करनी है, पहले गॉस थ्योरम प्रूफ तो कर लेते हैं, ठीक है। वो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के 4 स्टेप होते हैं। चलो आओ फटाफट, यही है डायग्राम, यही बनेगा, ठीक है। देखो जी, आपने एक पॉइंट चार्ज मान लिया जी, बिल्कुल, कितना माना, प्लस के क्यू, ओके। अब आपने क्या माना, गॉसियन सरफेस माना, ये हमने मान लिया जी गॉसियन सरफेस। डायग्राम बड़ा बनाऊं, ठीक है, सही है। ये आपका हो गया प्लस के क्यू, ठीक है भाई। इस 4 से रेडियली आउटवर्ड फील्ड निकलेगा। चलो जी, ये निकल गया आपका रेडियली आउटवर्ड फील्ड। ई वेक्टर कह दूं, ठीक है भाई। अब इसकी रेडियस कितनी है जी, आर। इस पॉइंट पी पे हमको फील्ड निकालना, ये हमने निकाल लिया जी, ई फील्ड है। अच्छा भाई, इस पॉइंट पी पे एरिया वेक्टर आप बोलोगे सरफेस के नॉर्मल, डी ए वेक्टर भी ऐसा ही है। थीटा कितना जी, थीटा भी 0 ही है, तो हर जगह सेम है, तो सिमेट्री मिल गई। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या हुआ, कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। सुटेबल हटके स्फेरिकल हो गया, ठीक है ना। आपने एक पॉइंट चार्ज माना, उसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस मान लिया। अब आपने क्या लिया, एक स्मॉल एलिमेंट लिया, एरिया एलिमेंट। इसका एरिया कितना है, डी ए, और इसका एरिया वेक्टर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, थीटा बराबर कितना हो गया, 0। अब आपको क्या निकालना, फ्लक्स निकालना। क्या निकालना, कि कौन सा फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस। क्या ऐसे टोटल निकाल दोगे, कुछ पहले कुछ और करना पड़ेगा। आप बोलोगे बात सुनो मेरी, पूरा कैसे निकाल लें, पहले निकाल लेंगे स्मॉल एलिमेंट का, फिर उसका कर देंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन करते तुरंत आ जाएगा, ठीक है जी। तो फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉल एलिमेंट एंड देन फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस, ठीक है जी। तो फ्लक्स लिंक्ड विद द स्मॉल एलिमेंट, तो कितना होगा जी, डी फाई। छोटा एलिमेंट है, छोटा फ्लक्स लिंक करेगा, तो डी फाई बराबर होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हाँ है ना जी, डॉट हटाइए, चलो जी हटा दिया डॉट, अगली लाइन में हटाऊंगा। तो डी फाई बराबर हो गया ई डी ए कोस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर। कितना है, 0, तो कोस कितना हो गया, 0, और कोस 0 कितना होता है, 1। अच्छा जी, तो डी फाई बराबर आ गया आपका ई इंटू डी ए। कोई दिक्कत वाली बात तो ना। चलो जी, ये तो हमें इससे फ्लक्स मिला, टोटल निकालो। अरे बाबू जी, टोटल निकालने के लिए डी फाई बराबर कितना हो गया जी, ई डी ए। हाँ या ना, सही बात है, गलत बात है, अरे इंटीग्रेट कर दिया। मुझे बताओ, ई कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, लेकिन डी ए को, डी ए वेरिएबल है, पहले ही डी आ रहा, चेंज है, तो भाई ई तो आ जाएगा बाहर और डी ए के चला जाएगा अंदर। तो ऐसे कुछ कर दो, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। अब डी ए का इंटीग्रेट करके बनेगा पूरा ए, और पूरा ए होगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ या ना, इसे मैं डी ए का इंटीग्रेशन कह सकता हूँ, ए कह सकता हूँ, और 4 पाई स्क्वायर कह सकता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो ना। तो जी डी फाई का तो हो गया फाई, और बराबर हो गया ई, और ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा जी, ई की वैल्यू कितनी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, और इनटू में क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर क्या है, फ्लक्स। अच्छा जी, इससे आर स्क्वायर 4 पाई खत्म, तो फाई बराबर कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। कितने स्टेप में काम चल गया, 2 में। लेकिन जब जब तुम गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे तो कितने स्टेप लगेंगे, 4। पहला स्टेप कंसीडर अ गॉसियन, दूसरा स्टेप फ्लक्स एंड, हाँ फ्लक्स एंड लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस। तीसरा स्टेप देखो चार्ज कितना है, चौथा स्टेप इसको अप्लाई कर दो। अब मैं आपसे पूछता हूँ चार्ज कौन सा है, एनक्लोज, तो फाई बराबर कह दो 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो बताओ इसका स्टेटमेंट क्या बना, फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। समझ में आती है बात, नहीं आती है, टफ तो ना बेटा, पक्का ना। अब हम इसको अप्लाई करेंगे और उससे बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, कितनी एप्लीकेशन आपके सिलेबस में, मात्र 3। कौन कौन सी, चलो कूलाम्स तो बच्चा है प्रूफ करने, एक वायर और एक शीट।
कूलाम्स लॉ को प्रूफ करना आता है नहीं, ठीक है ना। तो एक तो करेंगे हम वायर, दूसरा करेंगे सिंगल सीट और तीसरा करेंगे डबल सीट। इस पैर वाला हटा दिया, ठीक है जी। तो भाई अब पहले से यूज कर लें एक बार हम गॉस थ्योरम को, ठीक है। यूज में क्या होगा देखो जी, मुझे एक बात बताओ, गॉस थ्योरम किसके लिए एप्लीकेबल है? पहली बात है पागल, देखो गॉस थ्योरम सबके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है ना। सबसे मेन कंडीशन या मस्ट कंडीशन इसकी यही है कि हमें सरफेस जो चाहिए वो क्लोज्ड चाहिए, ओपन नहीं चाहिए। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ओपन में फ्लक्स लीक ना हो जाएगा? समझ रहे नहीं समझ रहे भाई? किसी टंकी से पानी लीक हो रहा था, हम कह रहे टंकी में पानी बताओ कितना जी लीक होने लग रहा, हम तो हर पल बदल रहा है वो तो पहली बात आप क्लोज्ड कर लो, तब हम बताएंगे कितना है, ठीक है ना। चलो जी, क्लोज सरफेस होना चाहिए, ओके। और कोई कंडीशन नहीं, बस क्लोज्ड हो काफी है। तो चलो जी, मान लो सरफेस ऐसा हुआ तो, और सरफेस ऐसा हुआ तो, और सरफेस ऐसा हुआ तो, आप इसको क्यूब समझना, क्यूब बना ही दिया मैंने, ठीक है ना। अब मैंने तीनों के अंदर सेम चार्ज रखे, क्यों? बोर्ड में आया हुआ सवाल है, पूछा गया था। इसके अंदर एक चार्ज सेंटर पे रखता ही नहीं मैं, यहाँ रखता हूँ, तुम ज़्यादा चतुर बनो। एक मैंने सेंटर पे रखा, बताओ फ्लक्स सबसे ज़्यादा किसमें? तीनों में चार्ज सेम है, किस में फ्लक्स ज़्यादा होगा और किस में फ्लक्स कम होगा? सेम होगा। क्यों? कारण बताओ बहन जी। चार्ज सेम है तो फ्लक्स एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता, सही बात है वैसे तो इसकी। सुनो मेरी बात, ये क्या है? चार्ज है। ये भी उतना ही चार्ज, ये भी उतना ही चार्ज, ये भी उतना ही चार्ज, तीनों सेम चार्ज है। तो क्या तीनों सेम फील्ड बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, पक्की बात है। और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी सेम बनाएंगे, जो फील्ड सेम होगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइन से क्या होता है? फ्लक्स होता है, तो तीनों का फ्लक्स भी सेम हो जी। इसकी शेप अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, एक छोटा है, ये बड़ा। भैया मेरी बात सुनो, इसको समझो कुछ ऐसे, एक कमरा है, आपके पास 5 वोल्ट का बल्ब है, आपने सबसे छोटे कमरे में लगा दिया, ठीक है, फिर थोड़े से बड़े में लगा दिया, फिर सबसे बड़े में लगा दिया। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ इतनी बात बताना, मान लो 5 वोल्ट के बल्ब से 500 फोटोन निकलते हैं, तो बेचारे को बल्ब को बताओ कहाँ लग रहा? वो तो छोटे हैं 500 निकालेगा, मीडियम वाले में और सबसे बड़े वाले 500 निकालेगा। क्या इसे पता है कहाँ रखा? इसका काम है 500 फील्ड लाइन से निकालना, इसका काम है 500 फील्ड लाइन से निकालना, इसका काम है तो हर बार निकालेगा। और नंबर ऑफ फील्ड लाइन से क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फ्लक्स होता है ना, पक्का। तो तीनों के से फ्लक्स सेम होगा जी। नहीं, इसकी सिमेट्री, इसकी जो वो है कॉन्फ़िगरेशन, शेप अलग है, इसकी शेप अलग है। भैया शेप पे थोड़ी डिपेंड करता है, समझे नहीं समझे? बल्ब को इस बात से मतलब है कमरे की शेप कैसी है, शेप देख के वो अपने फोटोन निकालेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे कि जो आपका फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, कुछ भी हो जी, वो उस क्लोज्ड सरफेस की शेप पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा जी, एक बात और बताओ मुझे, मान लो इसके अंदर एक माइनस क्यू है, इसके अंदर भी एक माइनस क्यू और इसके अंदर भी एक माइनस क्यू है। अब बताओ इसमें फ्लक्स कितना, इसमें कितना, इसमें कितना? हाँ, प्लस भी और माइनस भी है, 0 होगा, क्योंकि चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? 0। क्योंकि चार्ज जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है, ऐड होता है आपस में। इसमें ये ऐड हुआ, कितना हो गया? 0। इसमें ऐड हुआ 0 0 0। समझ में आ गई बात तुमको? और अगर ये माइनस के 3 क्यू हो गया, अब बताओ कितना होगा? माइनस के 2 क्यू और माइनस के 4 क्यू लो, और मैंने रख दिया चार्ज। अब बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा? -4 क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, बताओ जी। इससे तो गया, इससे ये गया, इससे ये गया, तो -2 क्यू जितना होगा, तो कितना होगा? आप बोलोगे फाई बराबर होगा -2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझे नहीं समझे? अरे फ्लक्स तो सिखाया था निकालना गॉस थ्योरम ने। यहाँ कितना होगा? फाई बराबर -3 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेम यहाँ पे कितना होगा? -4 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ में आती है बात? नहीं आती है? पक्का। चलो जी, एक सवाल और देता हूँ आखिरी। यहाँ चार्ज रखा प्लस के क्यू, ठीक है, यहाँ चार्ज रखा माइनस क्यू, ठीक है। अच्छा जी, ये सरफेस है नंबर 1, ये सरफेस है नंबर 2, और यहाँ बस इतना ही है। बताओ सरफेस 1 पे कितना फ्लक्स होगा, सरफेस 2 पे कितना फ्लक्स होगा? बिल्कुल सही बात, देखते हैं। पहले वाले में तो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, सही है बेटा। दूसरे में कितना होगा? आप बोलोगे दूसरे में -q चार्ज है। नहीं जी, दूसरे के अंदर ये वाला भी है और ये वाला भी है। समझे नहीं समझे? पक्का। बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ऐसा कोई डायग्राम, ठीक है ना। पक्का क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो ना? गॉस थ्योरम में अप्लाई करनी आ गई। अब पढ़ते हैं इसे क्या एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, और मजे की बात यह है जब ये बोर्ड में आता है तो कम से कम 5-6 लाइन का आता है लिखा हुआ सवाल। इसका बच्चा देख के तो डर जाता है, इसकी पहचान वरना लैम्बडा से करता है।
मतलब जैसे सवाल पहचाना तो लैम्डा देखता है, वो लैम्डा दे रखा गया, ठीक है ना, ऐसे कुछ पहचान होती है। लेकिन आप पहचान जाओगे कैसे, एक वायर को चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, एक वायर को चार्ज दिया हुआ है, ठीक है जी। तो क्या वायर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा? जी बिल्कुल बनाएगा। फ्लक्स कब बनता है जी? फ्लक्स बनता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस से लिंक कर जाए। समझ में आ गई बात तुमको? और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक विद द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सही बात है, चलो जी ठीक है। अब मान लो मैं इसके लिए सबसे पहला स्टेप गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या उठाऊंगा? कंसीडर अ सुटेबल गॉसियन सरफेस। अब जिस सुटेबल का मतलब वो होता है जिसके लिए ई और थीटा की क्या मिल जाए? सिमेट्री मिल जाए। बहुत बढ़िया जी। तो मुझे बस ध्यान देना है कि ई वेक्टर एंड थीटा की क्या मिलनी चाहिए? सिमेट्री मिलनी चाहिए। चलो जी सिमेट्री मिलवाते हैं। अगर मैं यहां पे स्पेयर ले लूं तो क्या काम कर पाएगा जी? नहीं, हर जगह एंगल अलग अलग हो जाएंगे और हर जगह फील्ड अलग अलग हो जाएगा। तो मैंने सूझबूझ से क्या लिया? सिलेंडर। ठीक है भाई, चलो जी आपने सिलेंडर ले लिया। तो क्या लिया आपने? कंसीडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन। अच्छा, एक्सिस अलोंग द वायर, परपेंडिकुलर टू द वायर? अलोंग द। ये बात भी आपको बोलनी है क्योंकि सिलेंडर आप ऐसे भी ले सकते हो। आपने बोला नहीं ऐसे नहीं, हमें एक्सिस अलोंग द वायर चाहिए। ठीक है जी। उसकी रेडियस कितनी है? आपने बोला जी उसकी रेडियस है आर। कितनी रेडियस है? अच्छा ठीक है जी। आपको क्या निकालना जी? फ्लक्स निकालना। भाई पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, मैं लिखूंगा कुछ नहीं, बस बताऊंगा जी। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। कंसीडर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इसकी एक्सिस क्या है? अलोंग द वायर। ठीक है ना, चलो ठीक है जी। अब आपको निकालना है इससे फ्लक्स, सेकंड स्टेप। लेकिन फ्लक्स पूरे से निकालना है, पहले स्मॉल एलिमेंट से जी। पहले लो इसमें से एक स्मॉल एलिमेंट, उससे निकालो, फिर क्या कर दो? उसका इंटीग्रेट कर दो। ठीक है भाई। मैं आपसे एक बात कहता हूं, इसमें कितने सरफेस? आप बोलोगे 3 सरफेस। एक तो ऊपर है, एक दूसरा ये कर्ड वाला हो गया, तीसरे वाला ये हो गया। तो 1 और 3 तो है फ्लैट वाले और एक है कर्ड वाला। समझ में आ गई बात तुमको? तो यहां फ्लक्स और यहां तीनों जगह फ्लक्स निकलेगा। ठीक है जी। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जी? ऐसे आउटवर्ड भगेगा। ठीक है, चलो मैं मान लो एक सरफेस लेता हूं, एक पॉइंट लेता हूं, यहां एक एलिमेंट ये ले लिया मैंने जी। इसका एरिया वेक्टर जी, ये रहा एरिया वेक्टर। अच्छा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जी, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो बताओ थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। बहुत बढ़िया जी। चलो पहले वाले पे देख लेता हूं। मैंने ये आपका एरिया वेक्टर लिया, छोटा सा सरफेस ले लिया। इसका एरिया वेक्टर ऊपर को, इस बात से कितने बच्चे एग्री करते हो? सही बात है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ना, इनवर्ड होगा नहीं आउटवर्ड होगा। अरे भाई साहब इधर को फील्ड ऐसे जाएगा, तो यहां फील्ड हुआ ऐसे। तो बताओ थीटा बराबर कितना होगा? अच्छा जी, तीसरे वाले में जी आपने सरफेस ले लिया, ये रहा। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर हो गया ये, और भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये। तो थीटा बराबर कितना होगा? 90। क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तो कितने सरफेस हुए टोटल? 3। तो कितने स्मॉल एलिमेंट? 3। कितनी बार इंटीग्रेशन? 3। एक बार इसका, एक बार इसका, एक बार इसका, टोटल के लिए ऐड कर दो। समझ में आ गई बात तुमको? तो मैं कहता हूं टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस। तो आप बोलोगे फाई बराबर होगा d∅1 का इंटीग्रेशन प्लस d∅2 का इंटीग्रेशन प्लस d∅3 का इंटीग्रेशन। समझ में आ गई बात तुमको? d∅1 जी e d a cos 1 ये रहा। इसे a1 कह दूं, इसे a2 कह दूं, इसे a3 कह दूं, कोई दिक्कत तो ना? तो जी a1, हाँ भाई बताओ रे, पहला 90 सही है, प्लस EDA2 cos 0 ओके, प्लस इंटीग्रेशन EDA3 cos 90। अब तुम्हें पता है cos 90 0, cos 90 0, ये खत्म, सिर्फ ये बचा। समझ में आ गया? 0 प्लस ये 0। ठीक है, तो फाई बराबर आएगा कितना? इंटीग्रेशन ऑफ EDA2 cos 0 मतलब 1। अब A2 पे A2 क्या कहना, जब है ही अकेला तो आप A बोल दो। ठीक है, चलो जी। अब बताओ कितना एरिया होगा जी? सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है जो है, चलो जी E है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड करना, तो फाई बराबर हो गया जी E तो है E, हाँ, और इंटीग्रेशन कर दो DA का। अब DA का इंटीग्रेट करके पड़ेगा पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है इसका? 2πRL, H कह दो, और इसकी लेंथ है L मान लो। ठीक है, L लेंथ है, L कह दो, H है हाइट, H कह दो, जो आपका मन करे। तो आपने बोल दिया जी ये होगा आपका
ई इंटू 2πr/L। ओके, और बराबर क्या हो गया फ्लक्स फाई। अब भाई साहब 2 स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया, फ्लक्स निकाल दिया। थर्ड स्टेप क्या होगा? आप बोलोगे थर्ड स्टेप का मतलब होता है इसके अंदर चार्ज कितना। भाई चार्ज तो ना पता, बहुत सारा चार्ज है। उसने क्या बोल रखा, चार्ज डेंसिटी कितनी? यार चार्ज डेंसिटी लैम्बडा से क्या मतलब है? आप बोलोगे बात है जी देखो ऐसी। पहले ये बताओ चार्ज डेंसिटी होती क्या है जी? नहीं, हमने तो पहले मास डेंसिटी पढ़ी थी। मास डेंसिटी क्या होती है? तो मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट है वॉल्यूम। मास डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, मतलब 1 मीटर ऐसे 1 मीटर ऐसे 1 मीटर ऐसे क्यूब बना ली, उसमें कितना मास आ सकता है, दैट इज कॉल्ड मास डेंसिटी। अच्छा, मैं कह रहा हूं वॉल्यूम नहीं जी, एक वायर की मास डेंसिटी बताओ। वायर की तो कौन सी लगेगी? लीनियर मास डेंसिटी, क्योंकि सारा मास कहां है? वायर पे, लेंथ पे है। तो आप बोलोगे मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट मतलब 1 मीटर में कितना मास। अब ये कौन सी डेंसिटी भाई जी? ये है चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। लैम्बडा मतलब लीनियर, तो क्या बोलोगे? लैम्बडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो मतलब 1 मीटर में कितना चार्ज है उसको बोलते हैं लैम्बडा। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए ना। तो लैम्बडा क्या है? 1 मीटर में चार्ज। तो 1 मीटर में कितना चार्ज? लैम्बडा। 2 मीटर में 2 लैम्बडा, 3 मीटर में 3 लैम्बडा। और भाई ये कितने मीटर है? L मीटर है, तो कितना लैम्बडा होगा? L लैम्बडा, या लैम्बडा इंटू L बराबर क्या हो गया? Q एनक्लोज्ड। हाँ या ना? तो आपने स्टेप नंबर 3 भी कर लिया। ये था आपका स्टेप नंबर 2 और ये आपका स्टेप नंबर 3। समझ में आया? नोट्स में सब प्रॉपरली है, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, समझाने की बात है ना तो बस। अच्छा जी, आपने चार्ज एनक्लोज निकाले। स्टेप नंबर 4 क्या है? अप्लाई गॉस थ्योरम। अब आप गॉस थ्योरम अप्लाई कराओ, बताओ क्या होती है जी? फाई बराबर होता है क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जी क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा मुझे बताओ फाई बराबर हमने क्या निकाला जी? ये निकालो तो यहाँ रख सकते हैं। तो क्या होगा? E इंटू 2πr/L बराबर क्यू एनक्लोज कितना? और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। L से L गया तो E बराबर कितना आ गया है? लैम्बडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। हाँ हाँ कुछ ही कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। समझ में आई बात? नहीं आई भाई डिवाइड में ले आया तो 2π एप्सिलॉन नॉट r, कोई दिक्कत वाली बात तो ना। ये E बराबर आ गया। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती, बात ये आती है जी, ये बताओ कि ग्राफ प्लॉट करो। किस चीज का? नहीं ग्राफ नहीं, आप बस मुझे बताओ इस वायर से जितना दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटेगा या बढ़ेगा? देख ले यार फॉर्मूला क्या है, पक्का सेम रहेगा। इस वायर से जितना दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटेगा। अब घटेगा जी, देखो बात है ऐसी, इस वायर से दूर का मतलब R। मैं जी अगर R को बढ़ा दूं इस पॉइंट पे, कहूं ये P2 है और ये P1 है, बताओ कहां फील्ड ज्यादा? P1 पर या P2 पे? P1 फील्ड ज्यादा है ना। और ये है आपका पॉइंट P, और P1 पे और भी ज्यादा, क्योंकि ये जो R है इनवर्स में है। तो कंक्लूजन क्या है इसका? E डायरेक्टली तो है लैम्बडा की और इनवर्सली है R के। समझ में आ गई बात तुमको? पक्का समझ में आई ना। तो मुझे ये बताओ वायर से जितना दूर जाओगे चार्ज उतना, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटेगा। तो ग्राफ प्लॉट करो, बोर्ड में आया हुआ सवाल है कि ग्राफ प्लॉट करो E वर्सेस R का, E वर्सेस R फॉर अ लाइन चार्ज, ठीक है। तो आप कहोगे जी एक तरफ है R और दूसरी तरफ है आपका E, तो ये E है, ये R है। बताओ जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे E घटेगा। तुमको ना लगता ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, और R बराबर जब इन्फिनिटी हो जाएगा, इनफाइनाइट जब आप रखोगे तो E कितना हो जाएगा? 0 तो हो जाएगा। ग्राफ समझ में आया नहीं आया भाई? पक्का सबको आ गया ना यार? पक्का। चलो मैं आपसे एक सवाल और पूछ लूं। मान लो इस वायर के 1 मीटर में 5 चार्ज है, बस 5। कॉपी कर रहा है? कर लिया आराम से, ठीक है। इस वायर के 1 मीटर में 5 चार्ज है, 5 कूलम, ठीक है। ओके, एक और बात, फिर मैंने बिल्कुल यही वायर दूसरे केस में लिया। मैंने कहा अब 1 मीटर में 10 चार्ज है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वाला ज्यादा बनाएगा? समझ में आ गई बात तुमको? एक वायर ये 1 मीटर का 5 कूलम चार्ज रखता है, ये 1 मीटर का 10 कूलम। मैं पूछता हूं बताओ इससे 1 मीटर दूर एक पॉइंट P है, इससे भी 1 मीटर दूर एक पॉइंट P है, बताओ कहां फील्ड ज्यादा है? नंबर 1 या नंबर 2?
नंबर 1 समझ में आ, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ 1 मीटर में 10 है, यहाँ 1 मीटर में 5 है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा भी तो है। जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात नहीं आई? ये था आपका पूरा लाइन वायर। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ मुझे, पक्का? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेन थिन शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अच्छा, सिग्मा जी, सिग्मा का मतलब होता है एरिया पर, सरफेस पे चार्ज, ठीक है। तो सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। मतलब जी, मतलब सिग्मा चार्ज डेंसिटी दी ना, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर में सिग्मा चार्ज है। नहीं समझे भाई? किसी की चार्ज डेंसिटी 5 है, किसी की सरफेस चार्ज डेंसिटी 5 है, तो आप बोलोगे उसके 1 मीटर स्क्वायर में कितना है? 5। 2 मीटर स्क्वायर में 10, 3 मीटर स्क्वायर ऐसे, तो इसके 2 मीटर स्क्वायर में कितना होगा चार्ज? 2 सिग्मा। नहीं समझे यार? 3 मीटर स्क्वायर में 3 सिग्मा। और इसका एरिया मान लो A होगा, तो इसके एरिया में कितना चार्ज होगा? आप बोलोगे सिग्मा इंटू ए सिग्मा है, सिग्मा है, कोई दिक्कत तो ना? ये चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, चार्ज की, ठीक है ना? इतना चार्ज होगा। चलो कोई नहीं जी। सबसे पहले मान लो एक प्लेन शीट, ओके मान ली, ये आपकी हो गई प्लेन शीट। अच्छा, फिर अब क्या करें जी? अब आप इसको दो चार्ज। अच्छा, कैसा चार्ज? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए जी। लो, कर दिया। अब क्या करें जी? सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप मुझे बताइए गॉस थ्योरम का जी। पहला स्टेप होता है कंसीडर अ सुटेबल गॉसियन सरफेस जी। अब इसको क्या सूट करेगा? स्फीयर सूट करेगा? कभी नहीं करेगा। सिलेंडर करता है, देखो कैसे। सिलेंडर ऐसे रख दिया तो नहीं कर पाएगा, सिलेंडर को आपको ऐसे रखना पड़ेगा। अब इस ऐसे का क्या नाम दूं मैं जी? ऐसे का नाम दो क्या? जिसकी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो। हाँ है ना? जिसकी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जी। अब सिमेट्री दिखाओ इसमें। आप इसको सुटेबल क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं, मान लो इसमें कितने सरफेस हैं? 1 2 3, तो 1 2 और तीसरा कर्ड वाला हो गया, ठीक है। चलो अब ये बताओ प्लेट शीट कैसे बना? प्लेट जो प्लेन शीट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएगी जी? बिल्कुल बाहर की तरफ को, जैसे ब्रशेस होते हैं ना ब्रश के, हाँ तो बिल्कुल उन्हें आगे भेज दो, दोनों तरफ भेज दो उनको आगे, ऐसे बनाएगी। अब देखो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, इधर को है ऐसे, ठीक है भाई। तो जी इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया कुछ ऐसे करके, ओके। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ऐसे करके। अब मुझे बताओ यहाँ पर एरिया लेके बताना जी। हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया और इसका एरिया वेक्टर भी तो ऐसे ही होगा, हाँ है ना, आउटवर्ड। भाई इसका यहाँ हमने एरिया वेक्टर ले लिया तो ये भी तो आउटवर्ड ही होगा, हाँ है ना। थीटा बराबर कितना? 0। ये A1 कह दूँ, इसको A2 कह दूँ, थीटा बराबर। अब यहाँ आप एक एरिया वेक्टर ले लो तो इसका एरिया, सॉरी सरफेस एलिमेंट ले लो तो एक इसका एरिया वेक्टर हो गया कुछ ऐसे, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, समझे नहीं समझे? यहाँ मान लो तो भी वही बात होगी। एंगल कितना हो गया? थीटा बराबर 90। तो यहाँ का फ्लक्स कितना हो गया? 0। समझ में आ गई बात तुमको? तो फाई 3 तो कितना हो गया? 0। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? एक तो यहाँ फ्लक्स बचेगा और एक यहाँ फ्लक्स बचेगा, तो नेट फ्लक्स बराबर कितना होगा? स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2 में नाउ टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द गॉसियन सरफेस, तो आप बोलोगे फाई बराबर होगा d∅1 प्लस d∅2 का इंटीग्रेशन प्लस d∅3, ठीक है भाई, का इंटीग्रेशन, ओके। d∅1 1 ये रहा, तो आप बोलोगे e dA1 cos 0 प्लस इंटीग्रेशन तो है इंटीग्रेशन e dA2 cos 2 2 2 0 प्लस 3 वाले में 90 होगा, तो आप बोलोगे इंटीग्रेशन e dA3 cos 90। भाई cos 90 0, ये बचा और ये बचा, तो आप बोलोगे जी 1 1, तो e तो ले लो बाहर और ये क्या है dA1 प्लस e तो ले लो बाहर, ये क्या है dA2 और बराबर बराबर। अब मुझे बताओ ये वाला एरिया बराबर है कि नहीं है? तो कह दूं कि dA1 का इंटीग्रेशन बराबर होगा dA2 का इंटीग्रेशन बराबर तो हो जाएगा। उसको मैं कह दूं ये a के बराबर मान लो ना मान लो, पक्का। और ये एरिया कितना होगा? है, हाँ सही बात, तो सर्कल से तो बस बाहर, तो पाई r स्क्वायर, ठीक है भाई। वैसे जरूरत तो शायद ना पड़े, चलो आओ जाओ। तो EA प्लस EA और बराबर फाई, तो फाई बराबर कितना होगा? 2EA। चलो जी ठीक है, ये क्या आ गया? फ्लक्स आ गया, ठीक है ना। फ्लक्स लिंक विद द गॉसियन सरफेस। अब स्टेप नंबर 3 पे जाते हैं। 3 जी चार्ज एनक्लोज्ड, ये ना आ गया सिग्मा इंटू ए। भाई 1 मीटर स्क्वायर में इसमें देखो, किसमें?
चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। अब मुझे बताओ इसके पूरे के अंदर यहां तक कोई चार्ज है? कोई नहीं। यहां तक कोई चार्ज है? कोई नहीं। चार्ज है तो सिर्फ इतने एरिया में, समझे नहीं समझे? अरे जहां से पास हो रहा ना है, तो जी कितना एरिया है? आपने बोला जी इसका एरिया है मान लो ए। चार्ज डेंसिटी कितनी है जी? सिग्मा। मतलब जी 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है? सिग्मा। 2 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है? आप बोलोगे 2 सिग्मा। तो इसका एरिया कितना? ए। तो मैं तुमसे पूछता हूं बताओ इसके अंदर कितना एनक्लोज चार्ज है? आप बोलोगे सिग्मा इंटू ए। स्टेप नंबर 4 बताओ कौन सा होता है? अप्लाई। नाउ अप्लाई गॉस थ्योरम। अब आपने गॉस थ्योरम को अप्लाई करा तो भाई साहब बोलना चाहिए कैसे अप्लाई करोगे जी? फाई बराबर होता है क्यू एनक्लोज्ड अपॉन, भाई साहब फाई बराबर कितना निकाला था आपने? 2EA और बराबर, हाँ भाई, क्यू एनक्लोज सिग्मा इंटू ए और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ए से ए गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई? पक्का ना? तो एक प्लेट का, एक चार्ज प्लेन शीट का E अपॉन 2 सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना? E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या बोल दिया था? हाँ मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया था, ठीक है ना? तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है? पक्का? चलो जी, मुझे ये बताइए, आपने डेरिवेट कर लिया। डेरिवेट करने के बाद फॉर्मूला आपका आया ये, किसकी वजह से? ड्यू टू अ प्लेन शीट। क्या आया? चार्ज प्लेन शीट, ठीक है ना? चार्ज प्लेन शीट। अच्छा ठीक है जी, क्या फॉर्मूला है? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E किस पे डिपेंड करता है जी? इस पे डिपेंड करता है, और तो सब मान लो कांस्टेंट है। चलो जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मान लो ये आपकी एक प्लेन शीट है, ओके, जिसे मैंने कुछ चार्ज दे रखा है जी, बिल्कुल दे रखा है। अब आप मुझे ये बताइए, इस प्लेन शीट से मैं 3 पॉइंट बनाता हूँ। एक तो है 1 मीटर पे, एक है 2 मीटर पे, एक है तीसरा 3 मीटर पे। इसको बोलता हूँ P, इसको बोलता हूँ P1, इसको बोलता हूँ P2। बताओ फील्ड कहाँ ज़्यादा? हाँ P पर, ठीक है ना? समझ में आ गया? हाँ, डिपेंड ही नहीं करता। मैंने तुमसे क्या कहा था? जैसे ब्रश के ब्रस्टल्स होते हैं ना, बिल्कुल सीधे जाते हैं। क्या उनमें कहीं सेपरेशन घटा, कहीं सेपरेशन बढ़ा? समझ गए ना? तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हुआ, स्ट्रांग हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? कुछ ऐसा होगा। डायग्राम बना रखा मैंने नोटबुक में अपनी में, नोट्स में, ऐसा होगा, ठीक है ना? हर जगह फील्ड क्या होगा? सेम होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई? पक्का आ गई ना? चलो जी, ठीक है। तो यहाँ भी फील्ड सेम, यहाँ भी फील्ड सेम, वहाँ भी फील्ड सेम, हर जगह फील्ड सेम। तो इट मीन्स E डज नॉट डिपेंड अपॉन R। किसी भी तरह से R पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। कोई दिक्कत वाली बात हो बताओ? हाँ सुनो, बोर्ड में सवाल आया कि आप E वर्सेस, सुनना अच्छे से, E वर्सेस R का ग्राफ प्लॉट करो जी। कर तो दे, लेकिन किसके लिए जी? चार्ज प्लेन शीट के लिए, ठीक है? तो आप बोलोगे जी तो R पे डिपेंड ही नहीं करता, तो फिर भी करो जी। तो आप बोलोगे लो, क्या बात कर दी, ये है R, ये क्या है E। समझ में आ गया जी? नहीं, मुझे तो E वर्सेस R का ग्राफ चाहिए, ठीक है जी? किसके लिए जी? लाइन चार्ज के लिए। समझ में आ गया कौन से के लिए कह रहा मैं? तो आप बोलोगे ये लो, ये आपका डिस्टेंस R, ये आपका डिस्टेंस, ये आपका E, ठीक है ना? तो आप बोलोगे कुछ ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया जी? नहीं, मुझे तो पॉइंट चार्ज के लिए चाहिए। थोड़ी सी करो और कर दो, क्योंकि उसमें R² होता है। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? समझ में आया नहीं आया? ये रिलेशन किसका है? आप बोलोगे E डज नॉट डिपेंड अपॉन R। ये किसका है? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मैं कहता हूं फॉर अ पॉइंट चार्ज। किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। तो आप बोलो अच्छा, E वर्सेस R, E वर्सेस R ग्राफ किसके लिए? पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पता नहीं पता जी? E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है नहीं होता है? E बराबर KQ अपॉन R²। तो आप बोलोगे स्क्वायर है ना, तो ये तो हो गया R, ये हो गया E, कर्व ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो ज़्यादा ही हो गया, तो ठीक है। इसमें कम, इसमें ज़्यादा, ये तो भाई डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है ना? इन ग्राफ से बाहर कुछ नहीं पूछने वाला। थ्योरी का पार्ट तुम्हारा हो गया बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है ना? अब स्पेरिकल शेल तो तुम्हारी हट ही गई, ठीक है ना? बस इतना है इस चैप्टर की थ्योरी में। पूरे चैप्टर की थ्योरी मैंने पढ़ा दी। अब बात करें किसकी? न्यूमेरिकल की, ठीक है भाई?